हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंस का नेक्स्ट टॉपिक सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये केवीएस एग्जाम और एचपीएससी कंप्यूटर साइंस एग्जाम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों के सिलेबस में जो है ये मेंशन है। दोनों का सिलेबस ही जो है वो मोस्टली सेम है, तो पूरा टॉपिक जो है बिल्कुल सेम है। टॉपिक जो दिए गए हैं वो भी बिल्कुल इसमें सेम है। ठीक है, तो सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स का एक बार सिलेबस देख लीजिए, देन हम इस वीडियो में जो है पूरा सिलेबस जो है कवर करेंगे एक ही वीडियो में। ओके, और इसके अलावा इसके जो एमसीक्यू होंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला टॉपिक इसमें डिजिटल फुटप्रिंट का होता है, जिसमें दो तरीके की फुटप्रिंट होते हैं, एक्टिव और पैसिव क्या होता है वो देखेंगे। साथ ही डिजिटल सोसाइटी और नेटिजन क्या है, जिसमें 3 तरीके के एटिकेट दिए गए हैं, नेट एटिकेट, कम्युनिकेशन एंड सोशल मीडिया एटिकेट। तीसरा जो टॉपिक बनता है वो डाटा प्रोटेक्शन का बनता है, और डाटा प्रोटेक्शन प्रोटेक्ट करने के लिए एक और चीज़ इसमें दी गई है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आईपीआर, जिसमें कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क बताया गया है क्या होता है ये, वायलेशन ऑफ आईपीआर क्या होता है। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और लाइसेंसिंग, 3 तरीके की, क्रिएटिव कॉमन, जीपीएल एंड अपाचे, ये क्या होती है ये देखेंगे। फिर आता है इसमें साइबर क्राइम और साइबर सेफ्टी का, हैकिंग, इवाज ड्रॉपिंग, फिजिंग, फ्रॉड ईमेल। ठीक है, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन, साइबर ट्रोल, साइबर बुलिंग, ये सब क्या होता है वो जानेंगे। साथ ही ई वेस्ट मैनेजमेंट की, जो भी मोबाइल वगैरह ख़राब हो जाती हैं उन्हें किस तरीके से प्रॉपर तरीके से डिस्पोज किया जाए, डिस्पोजल से रिलेटेड है ये। ठीक है, साथ और इसके अलावा है इसमें एक IT एक्ट आता है। और टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी की बात करें तो इसमें जेंडर इशू और डिसेबिलिटी इशू है, वाइल टीचिंग एंड यूजिंग कंप्यूटर्स, ये देखेंगे। ठीक है, तो ये पूरा सिलेबस जो है केवीएस और एचपीएससी दोनों का सेम है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। और जो बच्चे नोट्स नहीं बना रहे हैं खुद से, ठीक है, तो अगर वो लेना चाहते हैं नोट्स तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अदरवाइज़ आप खुद से नोट्स बनाएंगे तो आपकी तैयारी जो है वो और ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो जिसको लेना है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है डिजिटल प्रिंट का। डिजिटल प्रिंट क्या है? देखिए डिजिटल प्रिंट नहीं, डिजिटल फुटप्रिंट, इंटरनेट पर होने वाली हर एक एक्टिविटी जो यूज़र के द्वारा की जाती है। मीन्स यूज़र कोई वेबसाइट देख रहा है, कोई वीडियो देख रहा है, कुछ सर्च कर रहा है, किसी को ईमेल भेज रहा है। ठीक है, उन सारी चीज़ों को करने के बाद, ठीक, जो भी उसने देखा, उसकी जो भी एक्टिविटीज़ रही वो कहीं ना कहीं पर जो है स्टोर हो जाती है। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि कुछ निशान जो है उसने जो भी चीज़ें वहाँ पर की है वो वहाँ पर रह जाते हैं, उन्हीं को डिजिटल फुटप्रिंट का नाम जो है दिया गया है। ठीक है, तो देखिए ए डिजिटल फुटप्रिंट समटाइम कॉल्ड डिजिटल डोजियर, इसको कभी कभी डिजिटल डोजियर के नाम से भी जो है जाना जाता है। ठीक है, is a body of data that you create while using the internet. It can include the website you visit, email you send, and information you submit to online services and can be traced back by an individual. ठीक है, तो ये कभी ना समझे जब भी आप इंटरनेट यूज़ करते हैं कि आपने कुछ चीज़ें यूज़ कर ली तो कभी भी जो है इस चीज़ का पता नहीं लगाया जा सकता कि किसने इसको यूज़ किया है। ठीक है, कोई बैड कमेंट करता है या गलत वीडियो डालता है तो ये सब पता चल जाता है कि भाई किसने किया है, ठीक है, और कहाँ से किया है। ठीक, तो वो सारी चीज़ें जो है ये किस में आ जाती हैं, डिजिटल फुटप्रिंट में आ जाती है। यानी कि इंटरनेट को यूज़ करने के बाद जो निशान पीछे रह जाते हैं कि इस बंदे ने ये चीज़ जो है यूज़ की है, इस डिवाइस के द्वारा ये चीज़ें यूज़ की गई हैं, वो क्या कहलाती है, डिजिटल फुटप्रिंट कहलाती है। ठीक है, अब डिजिटल फुटप्रिंट में देखिए अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो डिजिटल फुटप्रिंट में एग्जांपल आ जाएगा आपका जो सर्च हिस्ट्री है। यूट्यूब वगैरह जब आप देखते हैं तो आपको मिल जाती है ना हिस्ट्री। ठीक है, वो जो है क्या है, डिजिटल फुटप्रिंट है, क्योंकि वहाँ पे आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं जो देखी गई हैं। डिलीट भी कर देते हैं उन बहुत सारे लोग हैं जो देखने के बाद हिस्ट्री को डिलीट कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो कहीं ना कहीं पर सेव रहती है। अगर कोई चाहे तो वो उन चीज़ों को देख सकता है। ठीक है, फ़ोटो हो गया, कोई फ़ोटो देखते हैं, वीडियो देखते हैं, ठीक है, या लाइक डिसलाइक करते हैं सोशल मीडिया पे, वो सब स्टोर होता है कि हाँ भाई इसने ये लाइक किया है या डिसलाइक किया है, और उसी को कहा गया है डिजिटल फुटप्रिंट। अब देखिए डिजिटल फुटप्रिंट की अगर मैं बात करूं तो ये 2 तरीके का होता है। एक होता है पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट और दूसरा होता है एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं पैसिव डिजिटल पैसे से पहले आप एक्टिव की बात सुन लीजिए। एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट या सक्रिय डिजिटल पदचिह्न क्या होता है, वो डाटा जो हम अपनी मर्जी से जो है ऑनलाइन देते हैं वो कहलाता है एक्टिव डिजिटल
फुटप्रिंट, ठीक है। और पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है, जो यूज़र को पता ही नहीं होता है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो सामने वाले के पास जो है चली जाती है, ठीक है, वो पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट होता है। तो थोड़ा सा इनको पढ़ते देखिए। पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट इज क्रिएटेड व्हेन डाटा इज कलेक्टेड विदाउट द ओनर नोइंग, ठीक है। जो यूज़र इंटरनेट को यूज़ कर रहा है उसे जो पता ही नहीं होता है कि उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो कहीं पर जा चुकी है, इस तरीके के जो फुटप्रिंट होते हैं उसको हम बोलते हैं पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। ए मोर पर्सनल एस्पेक्ट ऑफ योर पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट इज योर सर्च हिस्ट्री। जो सर्च हिस्ट्री होती है, ठीक है, वो पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट में आ जाती है। या विच इज़ सेव्ड बाय सम सर्च इंजन वाइल यू आर लॉग्ड इन, कि कहीं कहीं पर जो है जब हम मतलब कुछ सर्च इंजन होते हैं जो हमारी हिस्ट्री को सेव करके रखते हैं, ठीक है, तो ये पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट में आ जाएगा, ठीक। तो याद रखिएगा, जब हम किसी वेबसाइट का यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल ऐप का यूज़ कर रहे हैं, ठीक, तो वहाँ ये जो सारी चीज़ें होती हैं और वहाँ उनके पास जो हमारी इन्फॉर्मेशन चली जाती है वो पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट में आ जाती है। एक एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट होता है जो इंटेंशनली हम जो कोई चीज़ें जो है खुद से जब शेयर करते हैं वो एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट होगा, ठीक है। जैसे हम ईमेल भेज रहे हैं कोई, या पोस्ट करते हैं ना फेसबुक वगैरह पे, ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, तो वो जो फुटप्रिंट्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं, ठीक है, जो हम खुद से कर रहे हैं। तो एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स आर क्रिएटेड व्हेन यूजर फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट वन सेल्फ बाय मीन्स ऑफ वेबसाइट और सोशल मीडिया डेलिबरेटली। एन एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स इंक्लूड डाटा दैट यू इंटेंशनली सबमिट ऑनलाइन, सेंडिंग एन ईमेल कंट्रीब्यूट टू योर एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट। यानी कि जो हम ईमेल वगैरह भेजते हैं वो भी क्या है, एक तरीके का डिजिटल फुटप्रिंट, एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट है, ठीक है, ओके। इसके अलावा देखिए, पब्लिशिंग ए ब्लॉग एंड पोस्टिंग सोशल मीडिया अपडेट्स आर अनदर पॉपुलर वे ऑफ एक्सपेंड योर डिजिटल फुटप्रिंट। Every tweet you post on Twitter, every status update you publish on Facebook and every photo in your share in Instagram contribute to your digital footprint। और ये जो भी पोस्ट वगैरह आती है, किस में आती है, एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट में आती है, पैसिव में नहीं है। ये एक्टिव के सारी जो है उदाहरण है, जो भी हम पोस्ट करते हैं, ट्विटर पे कर रहे हैं, फेसबुक पे कर रहे हैं, फेसबुक पे कोई वीडियो डाल रहे हैं, फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं, ये सब जो है किस में आ जाते हैं, एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये डिजिटल फुटप्रिंट का जो टॉपिक है यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके टाइप्स आपसे पूछ सकता है, या एक एग्जांपल देके आपको पूछ सकता है कि एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट क्या है और पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट क्या है, ठीक है। और ये चीज़ आप याद रखिए कि जो डिजिटल फुटप्रिंट होते हैं वो कभी भी जो है मतलब इसकी गारंटी नहीं होती है कि वो फुल्ली एलिमिनेट हो जाए इंटरनेट से, ठीक है। वो कहीं ना कहीं पर स्टोर रहते हैं, ठीक है, मतलब डिलीट करने के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं पर स्टोर होते ही हैं, ठीक। गारंटी नहीं है कि वो जो है क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, ठीक है। उसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक जो बनता है वो बनता है डिजिटल सोसाइटी और नेटिजन। तो आपको पता है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का जो है यूज़ बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनमें जो है ये स्मार्टफोन हो गए, टैबलेट हो गए, इनका मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ जो हैं इनका यूज़ जो है वो बढ़ता जा रहा है। एक्टिविटीज़ जो है इनके द्वारा ही जो है सारी चीज़ें जो है आजकल की जाती हैं, ठीक है। तो जो भी लोग ये सब चीज़ें यूज़ करता है उसको हम क्या बोल देते हैं, डिजिटल सिटीज़न। क्या बोलते हैं, डिजिटल सिटीज़न जो है इनको कहा जाता है, ठीक है। और ये जो डिजिटल सिटीज़न है इसे ही हम क्या नाम देते हैं, नेटिज़न का नाम जो है दे देते हैं, ठीक है। मतलब जो भी बंदे जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, डिजिटल सिटीज़न। और बहुत सारे सिटीजन्स जब ये मिल जाते हैं तो उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, नेटिज़न का नाम जो है दे देते हैं, ठीक है। तो यही इसमें बताया गया है, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्या है डिजिटल सोसाइटी एंड नेटिज़न। चलिए, Digital society thus reflects the growing trend of using digital technology in all sphere of human activities. But while online, all of us need to be aware of how to conduct ourselves, how best to relate with others. ठीक है, जब हम ऑनलाइन होते हैं तो किस तरीके से हमें खुद को दिखाना है, दूसरों से कैसे हमें बात करनी है, दूसरों से कैसे रिलेट करना है, ठीक है।
विद अदर्स एंड व्हाट एथिक्स मोरल्स एंड वैल्यू टू मेंटेन, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं जो जिन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए सामने वाले से बात करने के लिए। ठीक है, एनीवन हु यूजेस डिजिटल टेक्नोलॉजी अलोंग विद इंटरनेट इज ए डिजिटल सिटीजन और ए नेटिजन। ठीक है, मतलब कोई भी बंदा जो डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है किसके साथ, इंटरनेट के साथ, तो वो क्या कहलाएगा, डिजिटल सिटीजन। और डिजिटल सिटीजन्स को और क्या कह दिया गया है, नेटिजन का जो है नाम दे दिया गया है। और बीइंग ए गुड नेटिजन, मतलब एक जो अच्छा नेटिजन है उसका मतलब वो कैसा हो सकता है, मतलब अच्छे तरीके से जब वो डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगा। ठीक है, ठीक, तो यही बताया गया है, बीइंग ए गुड नेटिजन मीन्स प्रैक्टिसिंग सेफ एथिकल एंड लीगल यूज़ ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी को वो अच्छे से यूज़ करे। ठीक है, उसके लिए कुछ एटिकेट इसमें दिए गए हैं। तो इसमें दिया गया है रिस्पॉन्सिबल नेटिजन मस्ट अबाइड बाई, उसमें कुछ नेट एटिकेट होनी चाहिए, कम्युनिकेशन एटिकेट होना चाहिए और सोशल मीडिया एटिकेट। जब ये एटिकेट उसमें होंगे उसी को ही जो है हम क्या बोलेंगे, गुड नेटिजन जो है बोलेंगे। ठीक है, तो बस यही बताया गया है कि एक अच्छे नागरिक को जो है जो भी डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसको कानूनी तरीके से या सेफली जो है उसको यूज़ करना चाहिए, ये सब इसमें बताया गया है। ठीक, तो अब अगर आप इसमें देखेंगे अलग अलग जो है इसमें हमने पढ़े ना, नेट एटिकेट क्या होता है, कम्युनिकेशन एटिकेट क्या होता है, सोशल एटिकेट क्या होता है, वो हम सारे जानेंगे कि नेट एटिकेट में क्या क्या आता है, सोशल एटिकेट क्या है, कम्युनिकेशन एटिकेट क्या। तो एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, नेटिकेट, नेटिकेट इज ए शॉर्ट फॉर इंटरनेट एटिकेट। ये क्वेश्चन आई थिंक इसमें अभी एचटेट के एग्जाम हुआ था जब पूछा भी गया था ये नेटिकेट का मतलब क्या है। तो इंटरनेट एटिकेट जो है इसका मतलब होता है जस्ट लाइक एटिकेट इज ए कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर इन सोसाइटी, नेटिकेट इज ए कोड ऑफ गुड बिहेवियर ऑन द इंटरनेट। ठीक है, एटिकेट सभी को पता है कि आपका जो बिहेवियर होता है सोसाइटी में उसी को जो है एटिकेट कहा गया है, एक अच्छा बिहेवियर जो होता है। नेटिकेट में क्या होता है, जो ऑनलाइन जो हम चीज़ें करते हैं डिजिटली, वो वहाँ पर भी जो है आपका बिहेवियर इंटरनेट के ऊपर भी जो है कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ठीक है, दिस इंक्लूड सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ द इंटरनेट सच एज ईमेल, सोशल मीडिया, ऑनलाइन चैट, वेब फॉर्म, वेबसाइट कमेंट, मल्टीप्लेयर गेमिंग एंड अदर टाइप्स ऑफ ऑनलाइन कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स इन्होंने डाल दिए हैं कि जो कमेंट्स करते हैं वो गलत कमेंट नहीं करने चाहिए। यूट्यूब की बहुत सारी वीडियोज़ पर आप देखते हैं बहुत नेगेटिव कमेंट्स जो है लोग करते हैं। ठीक है, तो वो सही नहीं है। ठीक है, या ऑनलाइन चैट करते वक्त बदतमीज़ी से किसी से बात करना वो सही नहीं है। ठीक, गेम खेलते वक्त जो है अच्छे से ना खेलना, ठीक है, चीटिंग करना, ये सब चीज़ें जो है इसमें आ जाती हैं। तो ये होता है नेटिकेट। ठीक, तो अब इसमें हम अलग अलग जो है एटिकेट की हमने 3 एटिकेट की बात की थी। एक नेट एटिकेट है, दूसरा कम्युनिकेशन और क्या था, सोशल एटिकेट, सोशल मीडिया एटिकेट। तो नेट एटिकेट क्या, देखिए क्या होना चाहिए, बी एथिकल, बी रिस्पेक्टफुल एंड बी रिस्पॉन्सिबल। ये 3 इसमें आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेट एटिकेट में आपको याद रखना है बी एथिकल, बी रिस्पेक्टफुल एंड बी रिस्पॉन्सिबल। ठीक, चलिए सबसे पहले आता है बी एथिकल। बी एथिकल मीन्स, एथिकल क्या होता है, नैतिक, नैतिक कह सकते हैं। इसमें देखिए क्या क्या आता है ये आपको याद रखना है। जैसे बी एथिकल में आप पढ़ेंगे नो कॉपीराइट वायलेशन और शेयर द एक्सपर्टाइज, कि हमें जो है कॉपीराइट वायलेट नहीं करना है, यानी कि कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं करना है। ठीक है, मीन्स कोई चीज़ जो है वो किसी और की है और उसको जो है हम अपना नाम देकर जो है दिखा रहे हैं तो वो गलत है। ठीक है, तो कॉपीराइट का उल्लंघन जो है हमें नहीं करना है। अगर हमारे पास उसकी परमिशन है कि हम यूज़ कर सकते हैं देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सामने वाला नहीं चाहता है कि इस चीज़ को यूज़ किया जाए और फिर भी हम कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, कॉपीराइट वायलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो नो कॉपीराइट वायलेशन। बी एथिकल में क्या आ जाएगा, एक जो इसमें मतलब क्या रहेगा कि कॉपीराइट का उल्लंघन जो है नहीं करना चाहिए। दूसरा है शेयर द एक्सपर्टाइज। शेयर द एक्सपर्टाइज का मतलब है, देखिए शेयर द एक्सपर्टाइज मीन्स अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको शेयर करना ऑनलाइन। ठीक है, ताकि मतलब जो भी नॉलेज है आपके पास, इंफॉर्मेशन आपके पास, उसको इस क्या करना है,
शेयर करना, ताकि दूसरे को जो है उससे हेल्प मिल सके, यानी कि दूसरे उसको क्या कर सके, यूज कर सके। ठीक है, ओके। शेयर द एक्सपर्टाइज मीन्स जिस भी चीज़ की आपको नॉलेज है उसको जो है आप शेयर कर सके, तो ये इसमें आ जाएगा। ठीक, ओके। देन दूसरा इसमें आता है बी रिस्पेक्टफुल। सेकंड जो आपको याद रखना है वो है बी रिस्पेक्टफुल। बी रिस्पेक्टफुल में आता है रिस्पेक्ट प्राइवेसी और रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी। ये दो जो हैं इसमें आते हैं। रिस्पेक्टफुल मीन्स सम्माननीय होना। ठीक है, तो रिस्पेक्ट प्रिवेसी, किसी की प्रिवेसी की जो है रिस्पेक्ट करना। ओके, जैसा कि सभी को पता है, जो भी नागरिक होते हैं, यूज़र होते हैं, उनके पास जो है क्या होता है, एक निजता का अधिकार जो है होता है, राइट टू प्रिवेसी होता है। लेकिन अगर आपके पास राइट टू प्रिवेसी है तो सामने वाले के पास भी क्या है, राइट टू प्रिवेसी है। ठीक है, जो हर एक वीडियो पे कोई ना कोई ज्ञान देने आ जाते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि जहाँ पे आप ज्ञान दे रहे हैं, जिसको दे रहे हैं, सामने वाले के पास भी जो है राइट टू प्रिवेसी है, यानी कि उसके मन में क्या है, उसका जो भी विचार है उसको रखने का उसको भी हक है। ठीक है, आपको उसे डायरेक्ट ऐसे बुरा बोलने का कोई जो है हक नहीं है, क्योंकि जो अधिकार आपके पास है वो सामने वाले के पास भी है। ठीक है, तो रिस्पेक्ट प्रिवेसी ये उसमें जो है आ जाएगा। ठीक, तो सेम टाइम पे हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अदर डिजिटल सिटीजन ऑल्सो हैव द सेम राइट एंड फ्रीडम। ठीक, उसके बाद है रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी मीन्स ग्रुप ऑफ कह सकते हैं आप, मतलब ग्रुप में या पब्लिक फॉर्म पे हमें जो है दूसरों के पास जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उनका जो कल्चर है या अदर एस्पेक्ट्स है, उनकी भी क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट जो है करनी चाहिए। ठीक है, तो वो दो चीज़ें इसमें ये आ जाएंगी। तीसरा इसमें आप पढ़ेंगे तो बी रिस्पॉन्सिबल है। क्या है, बी रिस्पॉन्सिबल इसमें दिया गया है। बी रिस्पॉन्सिबल में दो चीज़ें जो आपको याद रखनी है वो है, फर्स्ट है डोंट फीड द ट्रोल और दूसरा है अवॉइड साइबर बुलिंग। ठीक है, अवॉइड साइबर बुलिंग यानी कि हमें जो है किसी को इंसल्ट करना, किसी को डिग्रेड करना, ठीक है, इन सब चीज़ों को जो है अवॉइड करना चाहिए। ये सही नहीं है। ये क्या कहलाती है, मतलब आप किसी को ऑनलाइन जो है इंसल्ट कर रहे हैं, उसे डिग्रेड कर रहे हैं। ठीक, ये सब किस में आ जाता है, साइबर बुलिंग में आ जाता है। तो ऐसा जो है नहीं करना चाहिए। ठीक, डोंट फीड द ट्रोल। ट्रोल क्या होता है, इंटरनेट ट्रोल मीन्स इंटरनेट ट्रोल इज समवन हु इंटेंशनली शोज कन्फ्लिक्ट। ठीक है, मतलब जानबूझकर जो है किसी को गलत चीज़ें जो लिखता है, ठीक है, कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं, तो वो सारे जो है ट्रोलिंग में आ जाते हैं। तो डोंट फीड द ट्रोल, ये हो जाएगा रिस्पॉन्सिबल में। ठीक है, तो ये इसमें बस याद रखिए, बी एथिकल में नो कॉपीराइट वायलेशन, सी द एक्सपर्टाइज हो जाएगा। बी रिस्पेक्टफुल में रिस्पेक्ट प्रिवेसी और रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी, और बी रिस्पॉन्सिबल में डोंट फीड द ट्रोल और अवॉइड साइबर बुलिंग। ठीक है, तो ये होते हैं क्या, नेट एटिकेट। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन एटिकेट। 3 तरीके का है ये। ठीक है, तो कम्युनिकेशन एटिकेट मीन्स कम्युनिकेशन हम किस तरीके थ्रू करते हैं इंटरनेट पे, ईमेल के थ्रू कर सकते हैं, टेक्स्ट करके, या इंस्टेंट मैसेजिंग हो गया, सेलफोन कन्वर्सेशन हो गया, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, फॉर्म पोस्टिंग हो गया, सोशल नेटवर्किंग साइट पोस्टिंग हो गया। ये सारे जो है एग्जाम्पल हैं किसके, डिजिटल कम्युनिकेशन के। ठीक है, जहाँ पे हम एक दूसरे से बात करते हैं, तो उसके लिए कुछ एटिकेट जो है दिए गए हैं, कम्युनिकेशन एटिकेट। सबसे पहली है बी प्रिसाइज। ठीक है, बी प्रिसाइज में 2 चीज़ें आती हैं, रिस्पेक्ट टाइम और दूसरा है रिस्पेक्ट डाटा लिमिट। बी प्रिसाइज मीन्स क्या बोलेंगे हिंदी में इसको, सटीक, सटीक होना आई थिंक। ठीक है, सटीक होना। ठीक है, तो हमें क्या है, टाइम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मतलब किसी का प्रीशियस टाइम को हमें वेस्ट जो है नहीं करना चाहिए फॉर रिस्पॉन्डिंग टू अननेसेसरी ईमेल और कमेंट। मतलब किसी को आप अननेसेसरी ईमेल भेज रहे हैं, ठीक है, तो ये सही नहीं है। ठीक, तो बी प्रिसाइज, टाइम की जो है रिस्पेक्ट करना सीखिए। ठीक है, और सामने वाले को भी, मतलब देखिए, एक भेजने वाला होगा तो दूसरा उसको रिसीव करने वाला भी होगा, तो जो भेज रहा है उसको भी ऐसी चीज़ें नहीं भेजनी चाहिए, और दूसरा जो उस पर उसको रिसीव कर रहा है, उसको उस पर रिस्पॉन्स दे रहा है, उसको भी जो है इस चीज़ों को रिस्पॉन्ड ही नहीं करना चाहिए, अननेसेसरी ईमेल्स को या कमेंट्स को।
ठीक है, कब तक? जब तक वो आपसे रिलेटेड है ही नहीं, मतलब वो आपके काम के जब है ही नहीं तो उसको भाव ही मत दो। ये वाली चीज़ इसमें आ गई, रिस्पेक्ट करो टाइम की। ठीक, दूसरा है रिस्पेक्ट डाटा लिमिट्स। ठीक है, इसमें क्या है, ये रिलेटेड हो जाएगा डाटा से या बैंडविड्थ से। जो लार्ज अटैचमेंट आती हैं, मतलब लार्ज फाइल्स होती हैं, उनको अवॉइड करने से रिलेटेड है। ठीक है, रेदर सेंड कंप्रेस्ड फाइल और लिंक। ठीक है, बड़े जो अटैचमेंट आते हैं ना, बड़ी बड़ी फाइल्स, उनको भेजने की बजाय क्या करें, छोटी छोटी जो कंप्रेस्ड फाइल है उनका जो है उनको सेंड करना चाहिए। तो ये कुछ उस तरीके से हो जाएगा। ठीक, दूसरा जो आता है इसमें, बी पोलाइट। बी पोलाइट मीन्स पोलाइट रहे, विनम्र रहे। ठीक है, यानी कि हमें पोलाइट रहना चाहिए, नॉन एग्रेसिव रहना चाहिए। जब भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमें नॉन एग्रेसिव होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए। ठीक है, एब्यूसिव आप कह सकते हैं, एब्यूसिव नहीं होना चाहिए, उस चीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, अगर हम किसी सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से सहमत नहीं है, एग्री नहीं है, तो हमें उसको गाली नहीं देनी चाहिए, उन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। ठीक है, ओके, वहाँ पे एक अच्छा बिहेवियर आपको दिखाना चाहिए, ना कि उस गाली गलौज पे पहुँचे। पोलाइट रहना चाहिए, अग्रेसिव बिहेवियर नहीं होना चाहिए। ओके, तीसरा आता है बी क्रेडिबल, यानी कि विश्वसनीय होना। ठीक है, तो बी क्रेडिबल का मतलब है कि कभी भी हम कोई कमेंट कर रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं या ईमेल राइट कर रहे हैं, ठीक है, तो क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए उसकी। ऐसा ही नहीं कि कुछ भी आप कमेंट कर रहे हैं या रिप्लाई कर रहे हैं, कुछ ऐसा जो है इसमें नहीं होना चाहिए। तो कोई भी हम टिप्पणी वगैरह जब करते हैं, पोस्ट का जवाब देते हैं, तो हमें किसी भी चीज़ को करने से पहले जो है सतर्क रहना चाहिए। ठीक, क्योंकि जो ऐसे काम होते हैं ना, कमेंट्स वगैरह या ईमेल वगैरह जो हम भेजते हैं, इससे हमारी जो क्रेडिबिलिटी है वो क्या होती है, डिसाइड होती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक, तो बी क्रेडिबल, तो ये कम्युनिकेशन एटिकेट हो जाएंगे। ओके, तीसरा जो इसमें आता है वो है सोशल मीडिया एटिकेट, या आप इसको बोल सकते हैं सोशल मीडिया शिष्टाचार। ठीक है, तो आप लोग जो है बहुत सारी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स को जानते होंगे। ठीक है, बहुत सारे लोगों का वहाँ पे अकाउंट भी होगा। ठीक है, जहाँ पे वेबसाइट आपको ये एनेबल कराती है कि आप जो है अपनी फ़ोटोग्राफ अपलोड कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। ठीक, किस तरीके से आप ओके, हाँ, तो बस ये है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मतलब जो है सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे कर सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया एटिकेट भी जो है इसमें आते हैं कि आप जब ये सारी चीज़ें करते हैं, अपनी फ़ोटोज़ डाल देते हैं, वीडियोज़ डाल देते हैं, अपने विचार रख देते हैं, तो उसके लिए भी जो है कुछ एटिकेट इसमें दिए गए हैं। सबसे पहले आता है बी सिक्योर एंड बी रिलायबल। ये दो चीज़ें याद रखनी है। बी सिक्योर का मतलब क्या है कि चूज़ पासवर्ड वाइजली। ठीक है, कि यूज़र को ये पता होना चाहिए कि खुद को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, खुद के अकाउंट को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है। अब ये ना हो कि आप एक ऐसा पासवर्ड रख ले जिसको इजीली करेक्ट किया जा सके, और फिर आपके अकाउंट से जो है कोई और ही एक्टिविटीज़ किसी और के द्वारा ही जो है की जाए, तो ऑब्वियस वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो अकाउंट आपका होगा लेकिन एक्टिविटीज़ वहाँ पर गलत हो रही है सही हो रही है वो आपको नहीं पता चल रहा है। ठीक है, तो चूज़ पासवर्ड वाइजली ये बताया गया है। यूजर्स नीड टू बी अवेयर ऑफ हाउ टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स एंड देयर अकाउंट। ठीक है, तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है होना ज़रूरी है। ठीक, इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो हैकर्स वगैरह हो सकते हैं जो हैक कर लेते हैं अकाउंट को, तो वो रिस्क जो है वो कम हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है, ओके, नो हु यू बी फ्रेंड, यानी कि सोशल मीडिया फेसबुक वगैरह जब आप देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए, मतलब कि आप किसको जो है फ्रेंड बना रही हैं। ऐसे ही नहीं किसी को भी उठा के अपना फ्रेंड बना लो, स्ट्रेंज को। ठीक है, क्योंकि उनका जो मोटिव हो सकता है स्ट्रेंजर्स का, क्या हो सकता है, डेंजरस हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप जिससे भी फ्रेंडशिप कर रहे हो कौन है, क्या है, किस तरीके से है। ठीक है, तीसरा है बी वेयर ऑफ फेक इन्फॉर्मेशन।
ठीक है। तो सोशल नेटवर्क्स पर आपको पता है फेक पोस्ट, मैसेज, न्यूज़, ये सब चीज़ें क्या हैं, कॉमन है। तो हमें इनसे क्या होना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए। ठीक है, तो वी शुड बी अवेयर ऑफ दैम एज ए यूज़र। ठीक। दूसरा आता है बी रिलायबल। बी रिलायबल में देखिए क्या है, थिंक बिफोर यू अपलोड। ठीक है, बी रिलायबल मीन्स विश्वसनीय होना, मतलब ऐसा नहीं कि कोई चीज़ सही नहीं है वो भी जो आप सोशल नेटवर्किंग साइट पे डाल दो। तो जब भी आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे कुछ भी अपलोड करते हैं या कुछ भी पोस्ट करते हैं, हमेशा ये ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है, कि जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं वो सही है या नहीं। ठीक। आपने एक बार पोस्ट कर दी एंड देन उसको डिलीट कर दिया कि आपको पता चला कि ये गलत था, तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखनी चाहिए। बेशक आपने वो डिलीट कर दिया लेकिन वो सर्वर पर कहीं ना कहीं पर क्या होगी, स्टोर रहेगी। ठीक है, तो रिलायबल रहे हमेशा, मतलब थिंक बिफोर यू अपलोड। ऐसे ही नहीं कुछ भी अपलोड कर दे उठा के और फिर आपको पता चले कि ये गलत है, देन उसको आप डिलीट कर देंगे और आप सोचेंगे कि अब तो डिलीट हो गया एंड मैं बच गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं पर वो चीज़ें मैंने जैसे पहले ही कहा कि स्टोर होती हैं कि आपने ये चीज़ जो है डाली है डिलीट करने के बावजूद। ठीक है, ओके। तो जब भी हम कुछ अपलोड करें सही से करें। ठीक, तो ये हो जाएंगे डिजिटल सोसाइटी और नेटिजन, जिसमें हमने 3 तरीके के एटिकेट जो है पढ़े हैं। ठीक है, तो तीनों आप इसमें याद रखना। ओके, उसके बाद आता है डाटा प्रोटेक्शन, मतलब डाटा को किस तरीके से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। तो आपको पता है हर एक देश में अगर आप देखेंगे तो डाटा को प्रोटेक्ट करने के अलग अलग तरीके हैं, हर एक देश के अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसी में जो है डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है कुछ लीगल राइट्स जो दिए गए हैं उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे, जिसको हम कहा गया है IPR। ठीक, तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। डाटा प्रोटेक्शन रेफर्स टू द प्रैक्टिस, सेफगार्ड्स एंड बाइंडिंग रूल्स पुट इन प्लेस टू प्रोटेक्ट योर पर्सनल information एंड ensure that you remain in control of it. In short, you should be able to decide whether you want to share some information or not. डाटा प्रोटेक्शन से ये आ गया ना, डाटा को प्रोटेक्ट करना कि आप अपने से रिलेटेड कितनी जानकारी है जो आप देना चाहते हैं। ठीक है, और कौन कौन जो है उस इंफॉर्मेशन मतलब किस किस के साथ शेयर करना चाहते हैं, कौन उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है, तो ये उससे रिलेटेड है। ठीक है, यू शुड बी एबल टू डिसाइड वेदर यू वांट टू शेयर सम इन्फॉर्मेशन और नॉट, मतलब इन्फॉर्मेशन को शेयर करना चाहते हैं नहीं, या फिर कौन उसको एक्सेस कर सकता है और कितने टाइम के लिए, किस रीजन से, एंड हु बी एबल टू मॉडिफाई सम ऑफ द, या कौन जो है इसमें मॉडिफाई कर सकता है। तो ये सब डाटा प्रोटेक्शन में आ जाता है, मतलब डाटा सुरक्षा जो है ये आ जाती है। ठीक है, पर्सनल डाटा इज एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू यू, मतलब जो भी डाटा आपसे रिलेटेड है वो पर्सनल डाटा हो जाएगा, वेदर इट रिलेट्स टू योर प्राइवेट, प्रोफेशनल और पब्लिक लाइफ। इन द ऑनलाइन एनवायरनमेंट वी हैव वेस्ट अमाउंट ऑफ पर्सनल डाटा आर शेयर्ड एंड ट्रांसफर्ड अराउंड द ग्लोबल इंस्टेंटेनियसली। ठीक है, तो आपको पता है ऑनलाइन अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा पर्सनल डाटा जो है वो शेयर किया जाता है। ठीक है, इट इज़ इंक्रीजिंगली डिफिकल्टी फॉर पीपल टू मेंटेन कंट्रोल ऑफ देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दिस इज़ वेयर डाटा प्रोटेक्शन कम्स इन। ठीक, तो पर्सनल जो भी इंफॉर्मेशन है उसको मेंटेन करना, कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो वहीं पर एक कंसेप्ट आता है डाटा प्रोटेक्शन का। इसी में एक आगे आता है IPR, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, देखिए ये क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। व्हेन समवन आउन्स ए हाउस और ए मोटरसाइकिल वी से दैट द पर्सन आउन्स दैट प्रॉपर्टी। बिल्कुल सही है, जब भी कोई बंदा अपना घर खरीद रहा है, बाइक खरीद रहा है, कार खरीद रहा है, तो वो क्या कहते हैं कि वो प्रॉपर्टी उसकी है। ऑब्वियसली कोई और तो उस घर को नहीं ले सकता, ना ही उस कार को कोई और ले सकता है। सिमिलरली इफ समवन कम्स आउट विद ए न्यू आइडिया, दिस ओरिजिनल आइडिया इज दैट पर्सनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मतलब कोई बंदा कोई न्यू आइडिया अगर दे रहा है तो वो क्या है, उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मीन्स इन्वेंशन। इन्वेंशन मतलब कोई खोज वगैरह जब करते हैं। लिटरेचर से रिलेटेड हो गया, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, डिज़ाइन, सिंबल्स, नेम्स, लोगो। ठीक है, ये सब किस में आ जाते हैं, IPR में आ जाते हैं। ठीक है, द ओनरशिप ऑफ सच कंसेप्ट लाइज विद द क्रिएटर और द होल्डर ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, दिस एनेबल द क्रिएटर ऑफ कॉपीराइट ओनर टू अर्न रिकॉग्निशन और फाइनेंशियल बेनिफिट। यानी कि जो भी जिन्हें भी ये चीज़ें मिलती हैं, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, उनको वो जो है उस चीज़ से अर्न भी कर पाते हैं। ठीक है, मतलब फाइनेंशियली भी जो उन्हें क्या होता है, बेनिफिट इसका मिलता है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज लीगली प्रोटेक्टेड थ्रू, मतलब इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी है, जो भी आपकी नई आइडिया आ रहे हैं, कोई
कुछ चीज़ इन्वेंट कर रहे हैं, कुछ लिटरेरी में नया कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं कुछ, या लोगो बना रहे हैं कुछ, इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए लीगली ये 3 तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकता है, एक कॉपीराइट के थ्रू, एक पेटेंट के थ्रू और एक ट्रेडमार्क के थ्रू। ठीक है, तो ये ही आईपीआर में आता है। सबसे पहले कॉपीराइट यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, कॉपीराइट की अगर मैं बात करूँ, कॉपीराइट जो है, जो क्रिएटर्स होते हैं उनको लीगल प्रोटेक्शन देता है, जो भी वो ओरिजिनल वर्क करती हैं, चाहे वो राइटिंग का कर रही हैं, फोटोग्राफी का कर रही हैं, ऑडियो है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, स्कल्पचर्स है, आर्किटेक्चरल क्रिएशन है, एंड अदर टाइप्स ऑफ क्रिएटिव आउटपुट लाइक लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क। ठीक है, तो उनको जो है क्या दे दिया जाता है, कॉपीराइट दिया जाता है, मतलब लीगल प्रोटेक्शन दी जाती है। उनकी जो भी चीज़ें हैं उसको कोई और बंदा जो है यूज़ नहीं कर सकता है। जैसे अगर आप देखेंगे यूट्यूब पे आप बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, अब आप किसी की बंदे की वीडियो डाल के कहीं पर भी डाल दोगे जिसके ऑलरेडी मतलब यूट्यूब पे है वो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, जैसे ही आप अपलोड करेंगे कॉपीराइट आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो उस बंदे की वीडियो है। ठीक है, तो ये कॉपीराइट होता है। या फिर आप व्लॉग्स वगैरह देखते हैं, किसी का व्लॉग्स अगर आप एज इट इज़ डालेंगे तो ऑब्वियस है कॉपीराइट आपको मिल जाएगा, और यूट्यूब की तरफ से ही जो है वो डायरेक्ट आपको मिल जाता है कॉपीराइट। ठीक है, ओके, तो ये कॉपीराइट यहाँ पे बताया गया है। कॉपीराइट ग्रांट लीगल राइट टू क्रिएटर्स फॉर देयर ओरिजिनल वर्क लाइक राइटिंग, फोटोग्राफ, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो, स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चरल वर्क, इन सब के लिए जो है दिया जाता है। कॉपीराइट आर ऑटोमेटिकली ग्रांटेड टू क्रिएटर्स एंड ऑथर्स, मतलब ऑटोमेटिकली ग्रांट हो जाती है क्रिएटर्स और ऑथर्स को। कॉपीराइट लॉ गिव्स द कॉपीराइट होल्डर ए सेट ऑफ राइट दैट दे अलोन कैन अवेल लीगली। द राइट इंक्लूड राइट टू कॉपी ए वर्क, राइट टू क्रिएट डेरिवेटिव वर्क बेस्ड अपॉन इट, राइट टू डिस्ट्रीब्यूट ए कॉपी ऑफ द वर्क टू द पब्लिक, एंड राइट टू पब्लिकली डिस्प्ले और परफॉर्म द वर्क। ठीक है, इट प्रिवेंट अदर फ्रॉम कॉपिंग और यूजिंग और सेलिंग द वर्क। ठीक, ऑब्वियस है कॉपीराइट क्या बचा, किसी और का काम है उसको कोई और अगर यूज़ करेगा तो उस चीज़ से जो है आपको प्रिवेंट करता है। ठीक है, कोई और उस चीज़ को जो है बेच नहीं सकता है, कॉपी नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, राइटर रुडयार्ड किपलिंग होल्ड द कॉपीराइट टू हिज नॉवल द जंगल बुक विच टेल द स्टोरी ऑफ मोगली। ठीक है, द जंगल बॉय। इट वुड बी एन इन्फ्रिजमेंट ऑफ द राइटर्स कॉपीराइट इफ समवन यूज पार्ट ऑफ द नॉवल विदाउट परमिशन। यानी कि एक जो आप सभी ने जो है मोगली की जो बुक कहानी है वो सभी को पता होगी, स्टोरी ऑफ मोगली। ठीक है, वहाँ पर कोई भी जो है राइटर मतलब क्या होगा, कॉपीराइट इन्फ्रिजमेंट हो जाएगा अगर कोई राइटर अदर राइटर जो है उस पार्ट को जो है यूज़ करेगा उस नॉवल में से विदाउट परमिशन। ठीक है, तो ये क्या होता है, कॉपीराइट इन्फ्रिजमेंट हो जाती है। ठीक, तो टू यूज़ अदर कॉपीराइटेड मटेरियल वन नीड्स टू ऑब्टेन ए लाइसेंस फ्रॉम देन। ठीक है, अगर आपको कॉपीराइट मटेरियल यूज़ करना है देन आपको परमिशन वहाँ से लेनी पड़ेगी। ठीक है, आगे आता है पेटेंट। पेटेंट किसको ग्रांट किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो पेटेंट इज यूजली ग्रांटेड फॉर इन्वेंशन। ठीक है, इन्वेंशंस आर ग्रांटेड ए पेटेंट। ओके, इसमें देखिए अनलाइक कॉपीराइट द इन्वेंटर नीड टू अप्लाई फॉर पेटेंटिंग द इन्वेंशन। मतलब कॉपीराइट तो जैसे ही डाला उसने, मतलब जिसने सबसे पहले जो है कोई चीज़ डाली, ऑडियो वीडियो या जो भी लिटरेचर वर्क वगैरह है, तो उस पर कॉपीराइट मिल जाता है। लेकिन इन पेटेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, इन्वेंटर को सबसे पहले अप्लाई करना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो यही बताया गया, द इन्वेंटर नीड टू अप्लाई फॉर पेटेंटिंग द इन्वेंशन। व्हेन ए पेटेंट इज ग्रांटेड, जब पेटेंट ग्रांट हो जाता है तो ओनर गेट्स एन एक्सक्लूसिव राइट, तब जो है ओनर को राइट जो है मिल जाता है टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम यूजिंग, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोटेक्टेड इन्वेंशन। पेटेंट गिव्स फुल कंट्रोल टू द पेटेंटी टू डिसाइड वेदर और हाउ द इन्वेंशन कैन बी यूज्ड बाय अदर्स। ठीक है, तो पूरे अधिकार जो है पेटेंटी को जो है दे दिया जाते हैं जब उसको पेटेंट मिल जाता है। ठीक है, ओके, एक पेटेंट जो है वो प्रोटेक्ट करता है किसी भी इन्वेंशन को 20 ईयर्स के, आफ्टर विच इट कैन बी फ्रीली यूज, उसके बाद वो फ्रीली यूज हो सकता है। उससे पहले जो है वो यूज होगा किसके द्वारा, पेटेंट मतलब उसकी परमिशन से ही जो है वो यूज होगा। ठीक है, लेकिन 20 साल बाद जो है उसको फिर कोई भी यूज कर सकता है। ठीक है, मतलब तब तक जो है उसको 20 साल तक आप कह सकते हैं फाइनेंशियल बेनिफिट जो है उससे मिलता है, लेकिन उसके बाद जो है नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये पेटेंट होता है। तो बस ये याद रखिए, इन्वेंशन के लिए जो है ये दिया जाता है। ओके, एक और रह गया ट्रेडमार्क। ओके,
ओके, किसी कोई सिंबल हो गया, वर्ड, नेम, डिज़ाइन, स्लोगन, लेबल, ये सब इसमें आते हैं ट्रेडमार्क में। तो ट्रेडमार्क इंक्लूड एनी विजुअल सिंबल, वर्ड, नेम, डिज़ाइन, स्लोगन, लेबल एटसेट्रा दैट डिस्टिंग्विश द ब्रांड और कमर्शियल एंटरप्राइज फ्रॉम अदर ब्रांड्स और कमर्शियल एंटरप्राइजेज। फॉर एग्जाम्पल, नो कंपनी अदर देन नाइक कैन बी यूज द नाइक ब्रांड टू सेल शूज। ठीक है, तो ये एक ब्रांड हो गया। अब नाइक के जो जूते होंगे उस पर जो नाइक मतलब नाइक जो है वो सिर्फ नाइक के जूतों पर ही लिखा हुआ मिलेगा, कोई और जूता जो है कोई उसको ब्रांड को जो है यूज़ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये वो बताया गया है। तो फॉर एग्जाम्पल, नो कंपनी अदर देन नाइक कैन यूज द नाइक ब्रांड टू सेल शूज और क्लॉथ्स। इट ऑल्सो प्रिवेंट अदर फ्रॉम यूजिंग ए confusingly similar mark including words or phrases. For example, confusing brands like निक। तो ये आपने देखा भी होगा कि कॉपी तो हर एक ब्रांड की मिल ही जाती है, लेकिन नाम में थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, तो वो यही बताया गया है। ठीक है, ठीक है, चलिए काइंड्स ऑफ आईपीआर यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए, पेटेंट दिया जाता है टू प्रोटेक्ट टेक्नोलॉजी, तो ये आ जाता है पेटेंट एक्ट में। टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी इन्वेंशन करते हैं उसके लिए होता है। ट्रेडमार्क टू प्रोटेक्ट वर्ड्स, साइंस, लोगो, लेबल्स, ठीक, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेडमार्क होता है। डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट आउटर ऑर्नामेंटल कॉन्फ़िगरेशन, इसके लिए डिज़ाइन हो जाएगा। एक जीआई टैग भी आपने सुना होगा, तो टू प्रोटेक्ट रीजन स्पेसिफिक प्रोडक्ट, मतलब किसी रीजन का जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट होता है तो उनको जो है जीआई टैग जो है अलग दिए जाते हैं। तो ये आपने बहुत बार ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसको जीआई टैग जो है दिया गया। ये अलग अलग चीज़ों को मिलता है, मिठाई हो गई, सब्जी होगी, इनको भी जो है जीआई टैग दिया जाता है। यानी कि एक पर्टिकुलर रीजन का जो भी प्रोडक्ट होगा स्पेसिफिक, तो वहाँ पर उसको जो है जीआई टैग दिया जाता है। कॉपीराइट टू प्रोटेक्ट लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, ये कॉपीराइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेन चीज़ें इसमें बता दी गई हैं आपको। ठीक, उसके बाद एक टर्म आती है वायलेशन ऑफ आईपीआर। तो वायलेशन ऑफ आईपीआर ये 3 तरीके से होती है। देखिए, मतलब आईपीआर का जो उल्लंघन है वो कैसे किया जा सकता है, 3 तरीके का होता है ये। सबसे पहले है प्लेगरिज्म। विद द अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट वी कैन इंस्टेंटली कॉपी और शेयर टैग। देखिए, सभी चीज़ें जो है इजीली कॉपी हो सकती हैं, चाहे आपको टेक्स्ट को कॉपी करना हो, पिक्चर को कॉपी करना हो, वीडियो को कॉपी करना हो, इजीली कर सकते हैं। ठीक है, और जब हम किसी और के काम को अपना काम बताकर बताते हैं तो ये प्लेगरिज्म में आ जाते हैं। ठीक है, मतलब किसी और की वीडियो को आप कहो कि ये हमारी वीडियो है, या कहीं से आपने पिक्चर लिया एंड देन आप कहो कि ये जो है पिक्चर मैंने ही बनाई है। ठीक है, मतलब किसी और के आइडिया को आप अपना बताकर बेच रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, प्लेगरिज्म हो जाएगा, साहित्यिक चोरी हो जाएगा। ठीक है, तो वी कॉपी सम कंटेंट फ्रॉम इंटरनेट बट डू नॉट मेंशन द सोर्स ऑफ द ओरिजिनल क्रिएटर। अब मतलब जहाँ से हमने वो डाटा कंटेंट उठाया है, लेकिन हम ओरिजिनल क्रिएटर को मेंशन नहीं कर रहे हैं, सोर्स नहीं बता रहे हैं, तो देन इट इज कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ प्लेगरिज्म। फर्दर इफ समवन डिराइव्स एन आइडिया और प्रोडक्ट, मतलब इसमें आगे भी ये भी बताया गया है, मतलब किसी और के आइडिया में कुछ न्यू आइडिया मिलाकर भी आप अगर दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये आपका है, वो भी प्लेगरिज्म ही माना जाएगा। ठीक है, तो ये बताया गया ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आइडिया और प्रोडक्ट बट इंस्टेड प्रेजेंट इट इन न्यू आइडिया। ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्ट है लेकिन उसमें कुछ और मिला के हम न्यू आइडिया बना के दे रहे हैं, वो भी क्या है, प्लेगरिज्म है। इट इज अ सीरियस एथिकल ऑफेंस एंड सम टाइम कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ फ्रॉड। इवन इफ वी टेक कंटेंट दैट आर ओपन फॉर पब्लिक यूज वी शुड साइट द ऑथर और सोर्स टू अवॉइड प्लेगरिज्म। अगर मतलब पब्लिक यूज पे भी है तो भी जो है हमें क्या करना चाहिए, एक बार जो है ऑथर या सोर्स से जो है एक बार कांटेक्ट करना चाहिए टू अवॉइड प्लेगरिज्म। ठीक है, उसके बाद आता है कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। ठीक है, जब हम बिना परमिशन के किसी के काम को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसके काम को बेच रहे हैं उस चीज़ के का भुगतान किए बिना, तो ये कॉपीराइट का उल्लंघन जो है यहाँ पे हो जाता है। तो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट इज व्हेन वी यूज अदर पर्सन वर्क विदाउट ऑब्टेनिंग देयर परमिशन टू यूज और वी हैव नॉट पेड फॉर इट इफ इट इज बीइंग सोल्ड। ठीक है, सपोज वी डाउनलोड एन इमेज फ्रॉम द इंटरनेट एंड यूज इट इन आवर प्रोजेक्ट बट इफ द ओनर ऑफ द कॉपीराइट ऑफ द इमेज डज नॉट परमिट इट्स फ्री यूजेज देन यूजिंग सच एन इमेज इवन आफ्टर गिविंग रेफरेंस ऑफ द इमेज इन आवर प्रोजेक्ट इज ए वायलेशन ऑफ कॉपीराइट। ठीक है, मतलब किसी और की इमेज को हम अपने प्रोजेक्ट में या जो भी चीज़ें हैं उनमें यूज़ कर रहे हैं एंड देन उसको जो है वो नहीं दे रहे हैं, तो वो भी क्या है, एक वायलेशन ऑफ कॉपीराइट है। जस्ट बिकॉज कि वो सिर्फ इंटरनेट पे है डज नॉट मीन दैट इट इज़ फ्री फॉर यूज़।
ठीक। हैंस चेक द कॉपीराइट स्टेटस ऑफ राइटर्स वर्क बिफोर यूजिंग इट इज बिफोर यूजिंग इट टू अवॉइड प्लेगरिज्म। ठीक है। उसके बाद आता है ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट, ट्रेडमार्क का उल्लंघन करना। मतलब जब हम ट्रेडमार्क का उल्लंघन करते हैं तो जो ट्रेडमार्कर्स होते हैं उनकी तरफ से जो है कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट मीन्स अनऑथराइज्ड यूज ऑफ अदर ट्रेडमार्क और प्रोडक्ट एंड सर्विस। एन ओनर ऑफ ट्रेडमार्क में commence legal proceeding against someone who infringes its registered trademark। मतलब वस्तु जो होती ना जो भी चीज़ें हैं, वस्तु है, सेवाएं, गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं, उस पर जब हम ट्रेडमार्क का उल्लंघन मतलब ट्रेडमार्क, उनके ट्रेडमार्क का यूज़, मतलब अपने ही सामान पे हम उनके ट्रेडमार्क का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, ट्रेडमार्क उल्लंघन के रूप में जो है जाना जाएगा। जैसे हमने नाइक वाला पढ़ा था कि नाइक है, अब नाइक की कोई कॉपी कर रहा है और वो उसी नाम से उस चीज़ को बेचे, जैसे नाइक के नाम से ही बेचे जूते, ठीक है, तो वो क्या है, उसका क्या है, उल्लंघन है, ठीक है, ब्रांड का। ठीक, तो वहाँ पे नाइक जो कंपनी है वो उस पर केस कर सकती है। तो ये इस तरीके का ट्रेडमार्क उल्लंघन जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं लाइसेंसिंग और कॉपीराइट। ओके, ए सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग इज ए लीगल परमिशन। सॉफ्टवेयर लाइसेंस होती है लीगल परमिशन और राइट टू यूज टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। The software can run on a certain number of computer as per license agreement। तो लाइसेंस भी एक तरीके का लीगल परमिशन ही होता है। कॉपीराइट अलग हो जाता है, लाइसेंस अलग हो जाता है। लाइसेंस जो होता है ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होता है, ठीक है। इसमें दो जो है क्या कहते हैं, दो लाइसेंस जो है मेनली यूज़ किए जाते हैं। एक GPL होता है, जनरल पब्लिक लाइसेंस, और दूसरा होता है क्रिएटिव कॉमन्स, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर लाइसेंस होता है ये। तो देखिए, द सॉफ्टवेयर लाइसेंस यूजुअली आंसर क्वेश्चन सच एज कैन यू कॉपी, मॉडिफाई और डिस्ट्रीब्यूट, वेयर एंड हाउ मेनी टाइप्स कैन यू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर, और कैन यू लुक एट द अंडरलाइंग सोर्स कोड। ठीक, तो सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग में जो ये क्वेश्चन जो है अराइज होते हैं, ठीक है। तो अब मैंने जैसा कि आपको बताया दो तरीके का होता है, जनरल पब्लिक लाइसेंस GPL और CC। तो जनरल पब्लिक लाइसेंस में देखिए ये जो होता है एक फ्री होता है, फ्री सॉफ्टवेयर होता है, ओपन सॉफ्टवेयर होता है। देखिए GPL एंड द क्रिएटिव कॉमन्स आर टू पॉपुलर कैटेगरीज ऑफ पब्लिक लाइसेंस। CC इज यूज्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ क्रिएटिव वर्क। CC को जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस, ठीक है। जितने भी क्रिएटिव वर्क करते हैं, लाइक वेबसाइट है, म्यूज़िक है, फिल्म है, लिटरेचर है, ये सब मतलब जिसमें भी जो है रचनात्मक काम जो है जिसमें किया जाता है वो सब जो है CC में यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। ओके, CC एनेबल द फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन अदरवाइज कॉपीराइटेड वर्क। मतलब किसी और के कॉपीराइटेड वर्क को यूज़ जो है कर सकते हैं। जब CC कॉपीराइट होता है ना, तो वहाँ पे हम जो है किसी और की उसको जो है यूज़ कर सकते हैं, अदर कॉपीराइटेड वर्क को। तो CC एनेबल कराता है फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन अदरवाइज कॉपीराइटेड वर्क। इट इज़ यूज्ड व्हेन एन ऑथर वांट्स टू गिव पीपल द राइट टू शेयर, यूज एंड बिल्ड अपॉन ए वर्क दैट दे हैव क्रिएटेड। यानी कि जहाँ पे यूज़र ये परमिशन देता है कि मतलब वो शेयर कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं उसको, ठीक है। GPL जो है ये डिज़ाइन होता है फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक लाइसेंस टू ए सॉफ्टवेयर। यहाँ पे पब्लिक लाइसेंस से रिलेटेड हो जाएगा। GNU GPL इज अनदर फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस विच प्रोवाइड एंड यूजर द फ्रीडम टू रन, स्टडी, शेयर एंड मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर बिसाइड्स गेटिंग रेगुलर अपडेट। मतलब यहाँ पे GNU भी जो है इसमें क्या कहते हैं, मतलब यूज़र के पास फ्रीडम होती है कि वो वहाँ पर चीज़ों को शेयर कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है सॉफ्टवेयर को, ठीक है। तो इसमें जो दो चीज़ें आपको याद रखनी है, CC लाइसेंस आर ए सेट ऑफ कॉपीराइट लाइसेंस दैट गिव द रेसिपिएंट राइट टू कॉपी, मॉडिफाइड एंड रीडिस्ट्रीब्यूट द क्रिएटिव मटेरियल बट गिविंग द ऑथर द लिबर्टी टू डिसाइड द कंडीशन ऑफ लाइसेंसिंग, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है, यूज़र के पास क्या है, फ्रीडम है कि वो कॉपी, मॉडिफाई और रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है क्रिएटिव मटेरियल को, बट गिविंग द ऑथर्स द लिबर्टी टू डिसाइड द कंडीशन ऑफ लाइसेंसिंग, ठीक है। GPL most widely used free software license है which grant the recipient right to copy, modify and redistribute the software and that the same right are preserved in all derivative work।
ठीक है। मतलब जीपीएल और सीसी में जो है दोनों ही में ही सेम है कि वो उसके पास क्या होती है, स्वतंत्रता होती है किसी भी चीज़ को करने की। ठीक है। और एक और आता है इसमें अपाचे, वो भी जो है इसी में आता है, अपाचे लाइसेंसिंग होता है। तो अपाचे लाइसेंसिंग भी एक फ्री और ओपन सॉफ्टवेयर होता है, फोर्स आप बोल सकते हैं, फोर्स। तो पूछा जा सकता है कि अपाचे जो है किस तरीके का जो है सॉफ्टवेयर है, तो एक फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो कि अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन की तरफ से आया था। इसका जो भी मेन फीचर यही था कि आप कॉपी, मॉडिफाई और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कवर्ड सॉफ्टवेयर इन सोर्स। ठीक है, और बाइनरी फॉर्म्स। ठीक है, मतलब वही चीज़ें इसमें कि कॉपी, मॉडिफाई, डिस्ट्रीब्यूट जो है आप कर सकते हैं। क्रिएटिव कॉमन में भी यही है कि किसी और का काम है तो अगर आपको सीसी लाइसेंस उसमें दिया गया है तो आप उसको जो है यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशंस उसमें गिवन होती हैं। लेकिन जो जीपीएल होता है ये बिल्कुल फ्री होता है, फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंस होता है, जिसमें आप इजीली जो है मॉडिफाई या रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उसको किसी को भी। ठीक है, ओके। तो बस ये चीज़ रखिए, क्रिएटिव कॉमन में कुछ कंडीशंस होती हैं, जीपीएल में कोई कंडीशन नहीं होती, आप इजीली मॉडिफाई करते हो। और अपाचे लाइसेंस जो है ये एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जो कि अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन की तरफ से एक एग्रीमेंट था। इसमें भी आप इसके जो भी मेन फीचर है वही है, कॉपी, मॉडिफाई और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर को। तो ये लाइसेंसिंग है 3 तरीके की, याद रखिएगा। ओके, इसमें अभी आगे एक टर्म आती है, फ्री एंड ओपन सॉफ्टवेयर। फोर्स इज ए काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यूजर to not only freely run the program for any purpose but also provide user access to its source code। ठीक है, मतलब सिर्फ वो रन ना कर सके प्रोग्राम को, लेकिन एक्सेस भी कर सके उसके सोर्स कोड को। मोर एवर इट अलाउज अस, यूज़र को मतलब अलाउ करता है कि टू मॉडिफाई, मतलब फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है कि जहाँ पे आप इजीली सारी चीज़ें कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ आप उसमें करना चाहे वो कर सकते हैं। ठीक, तो वो होता है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो देखिए, फॉलोइंग क्राइटेरिया मस्ट बी मेट फॉर फोर्स। सोर्स कोड मस्ट बी इंक्लूडेड, एनीवन मस्ट बी अलाउड टू मॉडिफाई द सोर्स कोड। सोर्स कोड मतलब सोर्स कोड जो है उसको दिया जाता है और उसमें जो है वो मॉडिफाई कर सकता है, और मॉडिफाइड वर्जन को भी जो है वो क्या कर सकता है, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। लाइसेंस मस्ट नॉट रिक्वायर द एक्सक्लूजन ऑफ अदर, इट मस्ट बी फ्री। ठीक है, तो ये फोर्स है। इसके एग्जाम्पल इसमें दिया गया है, जैसे एग्जाम्पल ऑफ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो लाइनेक्स आपसे पूछा जाता है कि किस तरीके का सॉफ्टवेयर है, क्या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्लोज में आता है, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ये। और उबंटू भी आप अगर आप देखेंगे तो क्या है, फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। एज ए डीबीएमएस में अगर आप देखेंगे तो फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर MySQL हो गया, ठीक है, SQLite हो गया, ये जो है क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप देखेंगे तो जावा, PHP, पाइथन, ये सब क्या है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं, याद रखिएगा। इंटरनेट ब्राउजर में अगर आप देखेंगे तो क्रोमियम, फायरफॉक्स, अपाचे, HTTP सर्वर्स, अपाचे टॉमकैट, ये क्या है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जो हमने अपाचे लाइसेंस पढ़ा भी था। अपाचे लाइसेंस क्या है, एक फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग एग्रीमेंट है फ्रॉम द अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। ठीक है, तो ये देन यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन यूज दिया गया है। जैसे फ्री सॉफ्टवेयर आर दोज विच आर फ्रीली असेसिबल, फ्रीली यूज्ड, चेंज कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये होता है फ्री सॉफ्टवेयर का मतलब, यहाँ पे मतलब जो बताया गया है। इट प्रोवाइड्स ऑल टाइप्स ऑफ फ्रीडम। द टर्म फ्री मीन्स फ्रीडम एट वेरी लिटल और नो कॉस्ट, मतलब वहाँ पे आपको फ्रीडम दी गई है बट नो कॉस्ट। द सोर्स कोड इज ऑल्सो अवेलेबल विद फ्री सॉफ्टवेयर, मतलब फ्री सॉफ्टवेयर है तो वहाँ पर आपको सोर्स कोड भी होगा, जहाँ पे आप चेंज जो है उसमें अगर करना चाहे, कुछ मॉडिफाई करना चाहे तो वो आप कर सकते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कैन बी फ्रीली यूज्ड, चेंज्ड, इम्प्रूव्ड, कॉपीड एंड रीडिस्ट्रीब्यूट, बट इट मे हैव सम कॉस्ट। फ्री सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है कि वहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके की क्या है, कॉस्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ कॉस्ट होती है फॉर द मीडिया एंड सपोर्ट फॉर फर्दर डेवलपमेंट। सोर्स कोड इज ऑल्सो अवेलेबल विद OSS, मतलब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इट कैन बी मॉडिफाइड एंड रीडिस्ट्रीब्यूट विद सम गाइडलाइन। द लाइसेंस मे रेस्ट्रिक्ट सोर्स कोड फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन मॉडिफिकेशन टू मेंटेन द ऑथर्स इंटीग्रिटी। ए सॉफ्टवेयर विच इज फ्री एज वेल एज ओपन कॉल्ड फ्री एंड, मतलब कोई सॉफ्टवेयर जो फ्री है साथ साथ ओपन भी है उसको हम फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं। फ्री लिब्रे एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, मतलब और इसको फ्री लिब्रे और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं, या फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी इसको बोला जाता है। ठीक, ओके। इसमें ये अलग अलग दिया गया है कि प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर भी होता है, फ्रीवेयर भी होता है और शेयरवेयर भी होता है। देखिए, प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर, दीज सॉफ्टवेयर आर नाइदर ओपन नॉर फ्रीली, मतलब ना वो ओपन होते हैं ना वो फ्रीली अवेलेबल होते हैं। इसके लिए कोई ना कोई कॉस्ट जो है उसको देनी पड़ती है सोर्स कोड के लिए। ठीक है,
और कोई चेंज आप इसमें नहीं कर सकते, कॉपी नहीं कर सकते, डिस्ट्रीब्यूशन आर अलाउड। ठीक है, नो चेंज मतलब कोई चेंज नहीं कर सकते, कॉपी और डिस्ट्रीब्यूशन अलाउड है लेकिन चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर होता है जिसकी कोई कॉस्ट होती है। एक फ्री वेयर होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जो, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं होती है बिकॉज सोर्स कोड यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता है फ्री वेयर में। तो ये चीज़ इसमें याद रखिए। तो अब वो आपसे पूछ सकते हैं ना कि कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट तो होते हैं, जिसमें आप कॉपी भी कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं होती, या जिसके पास सोर्स कोड नहीं होता, तो वो फ्री वेयर हो जाएगा। अब शेयरवेयर है, ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं शेयरवेयर, ये फ्रीली यूज होते हैं, कॉपी भी हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी हो सकते हैं फॉर ए सर्टेन पीरियड। आफ्टर एक्सपायरी, एक मतलब टाइम पीरियड आपको दिया जाए कि इस टाइम पीरियड तक जो है ये क्या हो सकते हैं, कॉपी और डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, लेकिन आफ्टर एक्सपायरी यू हैव टू परचेज और अनइंस्टॉल दैम, कि आपको या तो नहीं खरीदना पड़ेगा या आपको उसे अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी आपको, अगर आप देखेंगे ना, सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जो कुछ टाइम के लिए फ्री रहते हैं, एंड देन उसके बाद जो है अगर आपको फर्दर उसको यूज़ करना है तो उसको आपको परचेज करना पड़ता है। ठीक है, तो वो शेयरवेयर में आ जाते हैं। मॉडिफिकेशन वहाँ पे पॉसिबल नहीं होती है ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द सोर्स कोड। ठीक है, दीज आर द डेमो वर्जन एंड फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट। डेमो वर्जन होते हैं बट उसमें आप कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अपाची मैंने ऐड किया है। अपाची HTTP इज ए फ्री सर्वर्स ओपन सोर्स वेब सर्वर सॉफ्टवेयर फॉर यूनिक्स प्लेटफॉर्म विच, ओके ये जस्ट ऐसे ही था, डेफिनेशन अपाची की ऐड कर दी थी, बट वहाँ पे अपाची लाइसेंसिंग की बात हो रही थी। फिर भी अगर आप पढ़ना चाहें तो अपाची अलाउज वेबसाइट ओनर टू सर्व कंटेंट ऑन वेब हैज द नेम वेब सर्वर। इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट रिलायबल वेब सर्वर विद द फर्स्ट वर्जन रिलीज मोर देन 20 ईयर एगो। मतलब सबसे पहला जो वेब सर्वर रिलीज हुआ था 1995 में, वो था अपाचे। ठीक है, जहाँ पे आप कुछ भी सर्च वगैरह जो है कर सकते हैं। कॉपीराइट वही बताया गया है, सॉफ्टवेयर कॉपीराइट इज यूज्ड बाय सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर कंपनीज टू प्रिवेंट द अनऑथराइज्ड कॉपिंग ऑफ देयर सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो कॉपीराइट सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी जो है कोई और जो है उस सॉफ्टवेयर को जो है कॉपी ना कर ले, उससे बचाने के लिए है। ठीक है, बस यही इसमें बताया गया है। When you hold the copyright to software, you can make copies, मतलब जो भी अगर आप सॉफ्टवेयर कॉपीराइट की अगर बात करें तो उसकी आपके पास कॉपी होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड मॉडिफाइड। ठीक, चलिए उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो यहाँ पे आती है वो आती है साइबर क्राइम की। साइबर क्राइम क्या होता है, देखिए साइबर क्राइम यहाँ पे पढ़िए, एनी क्राइम दैट इन्वॉल्व ए कंप्यूटर एंड नेटवर्क इज कॉल्ड ए कंप्यूटर क्राइम। मतलब कंप्यूटर मतलब इंटरनेट के थ्रू जो भी क्राइम किया जाता है उसी को जो है साइबर क्राइम या कंप्यूटर क्राइम बोल दिया जाता है। मतलब जिस क्राइम को करते वक्त आप कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं या नेटवर्क का यूज़ कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, कंप्यूटर क्राइम या साइबर क्राइम हो जाएगा। और इन अदर टर्म इट इज़ ए क्राइम इन विच ए कंप्यूटर इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्राइम। ठीक है, अगर वैसे आप क्राइम देखेंगे तो किस तरीके से होता है, बंदूक गोली, तो वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है किसी भी क्राइम को करने का, वो क्या है, किसी चीज़ के थ्रू कर रहे हैं आप, नाइफ मान लीजिए चाकू से कर रहे हैं तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, चाकू। सेम यहाँ पे आप जब क्राइम कर रहे हैं तो किसके थ्रू कर रहे हैं, कंप्यूटर और इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा साइबर क्राइम। ठीक है, और साइबर क्राइम में अगर आप देखेंगे तो इसमें हैकिंग आता है, फिशिंग आता है, स्पैमिंग आ जाएगा। ठीक है, या फिर और इट यूज्ड एज ए टूल, एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज करें या एज ए टूल यूज कर रहे हैं फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस, जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो गई, हेट क्राइम्स हो गया, ये सब के सब किस में आते हैं, साइबर क्राइम में आ जाते हैं। अब आता है स्टेप टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, मतलब खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगेंस्ट साइबर क्राइम्स। मेक श्योर योर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर इज करंट। ठीक है, जो भी सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं वो प्रेजेंट का हो, एंड अपडेट, और उसको साथ साथ आपको क्या करना चाहिए, रेगुलरली अपडेट करना चाहिए। लॉक और लॉग ऑफ योर कंप्यूटर व्हेन यू स्टेप अवे। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर से दूर जा रहे हैं तो उसको लॉक करो या लॉग ऑफ जो है आप करो। ऑफलाइन जाओ, जब आपको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है तो आप क्या हो जाओ, ऑफलाइन हो जाओ, यानी कि अपना इंटरनेट जो है वो ऑफ कर दो। कंसिडर शेयरिंग लेस ऑनलाइन, मतलब जो चीज़ें हैं उनको जितना कम शेयर करोगे उतना जो है ज़्यादा बचे रहोगे। ठीक है, पब्लिक वाईफाई अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इस चीज़ को जो है 2 बार सोच के यूज़ कीजिए कि आपको पब्लिक वाईफाई जो होता है उसको यूज़ करना चाहिए या नहीं। किसी चीज़ पे डाउट है कि मान लीजिए कोई लिंक वगैरह आया है आपके पास और उस चीज़ पे आपको डाउट है तो उस पर क्लिक ना करें। ठीक है, तो ये चीज़ है, क्योंकि लिंक वगैरह के थ्रू जो है ये जो क्राइम है, साइबर क्राइम ये किए जाते हैं ना, तो जैसे भी आप याद रखिए। आगे टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम दिया गया है। देखिए, ए कंप्यूटर इज द टारगेट ऑफ द अटैक, मतलब यहाँ पे
जहाँ पे अटैक करना है वो टारगेट है कंप्यूटर। फॉर एग्जाम्पल ए डाटा ब्रीच ऑन ए बैंक साइट, ठीक है। ए कंप्यूटर इज ए वेपन फॉर ए, मतलब कंप्यूटर को एज ए वेपन यूज कर रहे हैं आप अटैक करने के लिए, तो वो हो जाएगा डेनियल ऑफ सर्विस अटैक्स, ठीक है। जिसको क्या बोलेंगे, डेनियल ऑफ सर्विस अटैक इसको बोला जाएगा, ठीक। और कंप्यूटर इज एन एसेसरी टू ए क्रिमिनल एक्ट, फॉर एग्जाम्पल डिजिटल आइडेंटिटी थेफ्ट विच लीड टू थेफ्ट ऑफ फंड्स फ्रॉम ए बैंक अकाउंट। तो ये टाइप्स दिए गए हैं अलग अलग तरीके के इसमें, ठीक है। इसमें अब सबसे पहले आता है हैकिंग। हैकिंग देखिए, हैकिंग इज द प्रोसेस ऑफ गेनिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस इनटू कंप्यूटिंग डिवाइस और ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, मतलब किसी कंप्यूटर में या ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में अनऑथराइज्ड एक्सेस करना, ये क्या कहलाता है, हैकिंग कहलाता है। हैकर्स जो होते हैं ना, उनके पास सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की जो है क्या होती है, प्रॉपर अच्छी नॉलेज जो है होती है, ओके। और हैकिंग किस तरीके से डन की जाती है, थ्रू क्रैकिंग ऑफ पासवर्ड, पासवर्ड को क्रैक करके, ठीक है, एंड कोड्स विच गिव्स एक्सेस टू द सिस्टम। डिफरेंस बिटवीन हैकर एंड क्रैकर इज दैट क्रैकर ब्रेक द सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। क्रैकर क्या होगा, जो कंप्यूटर की जो सिक्योरिटी होती है उसको ब्रेक करेगा, और हैकर इज द पर्सन हु लाइक्स टू एक्सप्लोर कंप्यूटर सिस्टम एंड मास्टर दैम, ठीक है। क्रैकर जो उसको की सिक्योरिटी को ब्रेक करेगा, एंड देन हैकर जो होगा वहाँ उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं उस मतलब उस चीज़ को जब यूज़ करेगा वो, ठीक है, एक्सप्लोर मतलब पूरे कंप्यूटर सिस्टम को वो जब देखेगा वो क्या हो जाएगा, हैकर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो टर्म याद रखिए, आपसे इसमें डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं, जो ब्रेक करेगा सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम वो क्या होगा, क्रैकर या हैकर, तो वो क्रैकर होगा, ठीक है। और हु लाइक्स टू एक्सप्लोर कंप्यूटर सिस्टम एंड मास्टर देम, उसको हम बोलेंगे हैकर, ठीक। तो ये चीज़ याद रखिए, हैकर को सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की जो है नॉलेज होती है, और जो भी ये क्या होते हैं हैकर, ये उन बग्स को खोजते हैं जिसका यूज़ करके वे सिस्टम तक क्या कर सकते हैं, सिस्टम तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये हैकिंग हो जाएगा, ओके। यहाँ पे टाइप्स ऑफ हैकर्स दिया गया है, अलग अलग होती हैं, जैसे ब्लैक हैट हैकर्स हो गया, वाइट हैट हो गया और ग्रे हैट। ब्लैक हैट हैकर्स और क्रैकर्स आर इंडिविजुअल विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंप्यूटिंग स्किल resorting to malicious destructive activities. Black hat hackers use their knowledge and skill for their own personal gain, probably by hurting others. ठीक है, यहाँ पे जस्ट वो अपनी नॉलेज का यूज़ करते हैं, ठीक है, किसी और को जो है हर्ट वगैरह नहीं करते हैं, तो ये ब्लैक हैट हैकर्स में जो है आ जाएगा। एक होते हैं वाइट हैट हैकर्स, एक होते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। वाइट हैट हैकर्स वो लोग होते हैं जो अच्छा काम करते हैं, ठीक है। इसमें पढ़ना है, आप पढ़ लीजिएगा, मैं जस्ट बता देती हूँ। वाइट हैट हैकर्स कौन होते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, ठीक है। ये हैकिंग तो कर रहे हैं लेकिन ओनर की परमिशन से, ठीक है, उनके सिस्टम की वनरेबिलिटी को जानने के लिए, ताकि सिस्टम से वनरेबिलिटी को दूर करके सिस्टम को हैक होने से बचाया जा सके, ठीक है। तो वो जो हैकर्स होते हैं वो वाइट हैट हैकर्स होते हैं। वाइट हैट हैकर्स को एथिकल हैकर्स भी जो है कहा जाता है, ठीक है। तो उनके द्वारा जो हैकिंग होगी उसको आप क्या बोल सकते हैं, एथिकल हैकिंग भी जो है बोल सकते हैं, जो वाइट हैट हैकर्स होते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे यही बताया गया है, वाइट हैट हैकर्स आर दोज इंडिविजुअल्स हु यूज देयर हैकिंग स्किल्स फॉर डिफेंसिव पर्पस, मतलब खुद को बचाने के लिए जब यूज़ की जाती है। दिस मीन्स दैट द वाइट हैट हैकर्स यूज देयर नॉलेज एंड स्किल फॉर द गुड ऑफ अदर्स एंड फॉर द कॉमन गुड। एथिकल हैकिंग ऑल्सो नोन एज पेनिट्रेशन टेस्टिंग और वाइट हैट हैकिंग, मतलब इसी को जो है एथिकल हैकिंग कहा गया है। तो ये मैंने बता दिया, जब खुद के उसके लिए कर रहे हैं तो ये वाइट हैट हैकर्स हो जाएगा। ब्लैक हैट हैकर्स वो लोग होते हैं जो बुरा काम करते हैं, ठीक है। ये लोग हैकिंग करते हैं किसके लिए, दूसरे का नुकसान और खुद के फ़ायदे के लिए, ठीक है। जैसे किसी की बहुत ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसको चोरी करना या उसको नष्ट कर देना, ठीक है। या कह सकते हैं आप पैसे चोरी करना रिलेटेड हो गया, ठीक है, फिरौती मांगना हो गया, मतलब जो भी आमतौर पर ये गलत काम होते हैं ये ब्लैक हैट हैकर्स जो है करते हैं। और ब्लैक हैट हैकर्स को क्या कहा जाता है, क्रैकर्स भी जो है इनको कहा जाता है, ठीक। एक तीसरा आता है ग्रे हैट हैकर्स। ग्रे हैट हैकर्स वो लोग होते हैं जो अच्छा और बुरा काम दोनों तरीके का करते हैं। ये क्या करते हैं, बिना किसी की अनुमति के सिस्टम हैक करते हैं, लेकिन उस सिस्टम के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करते हैं ये, ठीक है।
इनके हैक करने का जो मोटिव होता है वो सिर्फ अपनी हैकिंग स्किल को बढ़ाना होता है कि हम उस चीज़ को हैक कर पाएँ, मतलब ये जस्ट आप बोल सकते हैं ये देखते हैं कि क्या हम वो चीज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो वो ग्रे हैट हैकर्स होते हैं। ठीक है, यानी ये कह सकते हैं ये दिखने में वाइट हैट हैकर्स होते हैं लेकिन होते कैसे हैं, ब्लैक हैट हैकर्स। इन्हें जो है ग्रे हैट हैकर्स जो है कहा जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे इसमें आपको मिल जाते हैं, जैसे रेड हैट हैकर्स हो गया। रेड हैट हैकर्स जो है उनको कहा जाता है जो गवर्नमेंट एजेंसी की सीक्रेट इंफॉर्मेशन या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होते हैं, ये उन्हें हैक करते हैं। ठीक है, मतलब जो गवर्नमेंट एजेंसी है उनकी जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को हैक करेगा वो कैसे हो जाएंगे, रेड हैट हैकर्स हो जाएंगे। ऐसे ही ब्लू हैट हैकर्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, ब्लू हैट हैकर्स उन्हें कहा जाता है जो सिस्टम में कोई वनरेबिलिटी है, मतलब बग वगैरह हैं जो हैं उनको ढूंढते हैं ताकि उसके द्वारा जो है इस सिस्टम को हैक कर सके, यानी कि उन्हें जो है सामने वाले की कमज़ोरी का जो है पता चल जाता है एंड देन उसको जो है वो क्या करते हैं, हैक कर लेते हैं। ठीक है, मतलब हैक ये तब करते हैं, पहले उसके ओनर को जो है उसको बताते हैं कि इसमें ये कमज़ोरी है, वहाँ से पैसे लेते हैं एंड देन उसको ठीक करते हैं। ठीक है, किसी एक कंपनी के लिए काम नहीं करते हैं ये आमतौर पे, मतलब किसी को भी जो है हैक करके देन उसके ओनर को बताकर वहाँ से पैसा जो है ऐंठते हैं। ठीक, तो वो हो जाएंगे ब्लू हैट हैकर्स, मतलब कोई मिसयूज़ नहीं कर रहे हैं उस इंफॉर्मेशन का, ये आप कह सकते हैं ब्लैक हैट हैकर्स में। ठीक है, ओके, और बहुत सारी चीज़ें इसमें आती है लेकिन हमारे लिए इतना ही जो है आता है सही। ओके, हैकिंग प्रिसीजन में दिया गया है, फुटप्रिंट हो सकता है, स्कैनिंग करके जो है हैकिंग कर सकते हैं, गेनिंग एक्सेस हो सकता है, मतलब पासवर्ड अटैक या मेंटेनिंग एक्सेस, ये दिया गया है। पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, अदरवाइज कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, हैकिंग अब कुछ तकनीक होती है हैक करने की, जैसे फिशिंग हो गया। इसमें फिशिंग जो है ये हैकिंग में एक मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो है तकनीक है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट की जाली वेबसाइट बनाते हैं एंड देन उसको हम क्या करते हैं, कोई ईमेल भेजते हैं या फिर यूज़र नेम और पासवर्ड जो है मांगते हैं। जैसे मान लीजिए फेसबुक है एंड देन उसी की कोई जाली जो है वो बनाई जाए और वहाँ पे उस यूज़र से जो उसके पासवर्ड और वो मांगे जाएँ, तो इस तरीके का जो काम होता है उसको हम बोलते हैं फिशिंग। ठीक है, तो ये या फ्रॉड ईमेल्स। फिशिंग इज एन अनलॉफुल एक्टिविटी वेयर फेक वेबसाइट्स और ईमेल्स दैट लुक ओरिजिनल और ऑथेंटिक आर प्रेजेंटेड टू द यूजर टू फ्रॉडुलेंटली कलेक्ट सेंसिटिव एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल डिटेल वहाँ पे पूछी जाती है कि यूज़र नेम पूछ लिया, पासवर्ड पूछ लिया, बैंकिंग डिटेल पूछ ली, क्रेडिट कार्ड डिटेल वहाँ पे पूछ ली, सेम वहाँ पे वो बना के। ठीक है, The most common phishing method is through email spoofing, where a fake or forged email address is used and the user presumed it to be from an authentic source. मतलब email के थ्रू करते हैं. So you might get an email from an address that looks similar to you, बैंक और एजुकेशन, मतलब आपको लगे कि आपके बैंक से या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से कोई मेल आया है, ठीक है, और वो आपसे कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मांगे, बैंक रिलेटेड मांगे या आप कहाँ रहते हैं ये मांगे, मतलब वो सारी चीज़ें जो आपसे मांग लेता है। बट अगर आपसे कोई ये चीज़ें मांग रहा है तो एक बार उसको केयरफुली देखिए कि जो उसका URL एड्रेस है ना वो आपको फेक मिलेगा। ठीक है, तो वो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक, दे विल ऑफन यूज लोगो ऑफ द ओरिजिनल मेकिंग देम डिफिकल्ट टू डिटेक्ट फ्रॉम द रियल। फिशिंग अटैम्प्ट थ्रू फ़ोन कॉल्स और टेक्स्ट मैसेज आर ऑल्सो कॉमन दिस डेज। तो फिशिंग अटैम्प्ट जो है ये फ़ोन कॉल्स और टेक्स्ट मैसेज के द्वारा, आपको पता है ना कि आजकल फ़ोन के द्वारा जो भी आपका OTP नंबर या बैंक डिटेल ले लेते हैं एंड देन वहाँ से फिर पैसे निकलवा लेते हैं, ये फिशिंग ही है एक तरीके का। ठीक है, या मैसेज के थ्रू आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेना, तो ये भी फिशिंग में ही आता है। ठीक, उसके बाद आता है आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी में आप फाइनेंशियल आइडेंटिटी थेफ्ट, क्रिमिनल आइडेंटिटी थेफ्ट और मेडिकल आइडेंटिटी थेफ्ट, ये तीन आती है। देखिए, आइडेंटिटी थीव्स इंक्रीजिंगली यूज पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्टोलन फ्रॉम कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क्स, मतलब किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुरा लेना आइडेंटिटी थेफ्ट हो जाएगा, कंप्यूटर के द्वारा या कंप्यूटर नेटवर्क्स के द्वारा। ठीक है, टू कमिट फ्रॉड बाय यूजिंग द डाटा गेन अनलॉफुली, वही फ्रॉड करने के लिए जो भी किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुरा ली वो आइडेंटिटी थेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यूजर आइडेंटिफिएबल पर्सनल डाटा लाइक डेमोग्राफिक डिटेल, ईमेल आईडी, बैंकिंग क्रेडेंशियल, पासपोर्ट, पैन, आधार नंबर, वेरियस सच पर्सनल डाटा स्टोलन। किसी का आधार नंबर जो है वो चुरा लिया, पैन नंबर चुरा लिया, ठीक है, उसके द्वारा उनको जब यूज़ करते हैं तो वो आइडेंटिटी थेफ्ट जो है हो जाता है। ठीक, दिस इज़ वन टाइप ऑफ फिशिंग अटैक वेयर द इंटेंशन इज लार्जली फॉर मॉनिटरी गेन।
There can be many ways in which the criminal takes advantage of an individual's stolen identity. Given below are few examples. जैसे financial identity theft, when the stolen identity is used for financial gain. ठीक है, जहाँ पे आपकी आइडेंटिटी चुरा के जो है उसका यूज़ जो है फाइनेंशियल गेन यानी कि पैसे कमाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा फाइनेंशियल आइडेंटिटी थेफ्ट. क्रिमिनल आइडेंटिटी थेफ्ट, जहाँ पे क्रिमिनल यूज़ कर रहा है विक्टिम की स्टोलन आइडेंटिटी टू अवॉइड डिटेक्शन ऑफ देयर ट्रू आइडेंटिटी. ठीक है, जहाँ पे मतलब कोई क्रिमिनल है वो किसी और की आइडेंटिटी को यूज़ कर रहा है, मतलब वो है नहीं लेकिन किसी और की आइडेंटिटी चुरा कर वो जो है खुद बनकर वही घूम रहा है, तो वो क्रिमिनल आइडेंटिटी थेफ्ट हो जाएगा. मेडिकल आइडेंटिटी थेफ्ट, क्रिमिनल्स कैन सीक मेडिकल ड्रग्स और ट्रीटमेंट यूजिंग ए स्टोलन आइडेंटिटी. मतलब किसी और की आइडेंटिटी पे जो है वो ड्रग्स वगैरह जो ले रहा है, इसको बोलेंगे हम मेडिकल आइडेंटिटी थेफ्ट. ठीक है, तो ये भी एक तरीके का फिशिंग ही जो है होता है. ओके ओके, नेक्स्ट इसमें एक टर्म आती है इविसड्रॉपिंग. अब ये क्या होता है? इट इज़ एन अनऑथराइज्ड रियल टाइम इंटरसेप्शन ऑफ कम्युनिकेशन सच एज फोन कॉल, इंस्टेंट मैसेजिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फॉर फैक्स्ट्रा. ओके, इविसड्रॉपिंग अटैक को जो है फिशिंग या स्नूपिंग, ठीक है, ये भी जो है एक तरीके की क्या होते हैं, इविसड्रॉपिंग भी जो है ये एक फिशिंग अटैक आप इसको बोल सकते हैं, इविसड्रॉपिंग को भी. ठीक है, फिशिंग या इसको जो है स्नूपिंग अटैक के रूप में जो है जाना जाता है. इसमें क्या है, फ़ोन कॉल, इंस्टेंट मैसेज. ओके, वही फ़ोन कॉल और मैसेज करके जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो है आपसे आपकी पर्सनल डिटेल जो है ली जाती है. ठीक है, तो ये इविसड्रॉपिंग जो है हो जाएगा. बस ये आप इतना याद रखिए कि ये क्या है, इसको जो है फिशिंग या स्नूपिंग अटैक के रूप में ये जो है जाना जाता है. ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि मैसेज वगैरह करके जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेना या जो भी बैंक डिटेल है. लेकिन इविसड्रॉपिंग में क्या होता है कि मान लीजिए फ़ोन कॉल या टेक्स्ट मैसेज के थ्रू जो है क्लाइंट और सर्वर आपस में बात कर रहे हैं और एक नया कनेक्शन जो है यहाँ पे एस्टेब्लिश होता है, इसको आप बोल सकते हैं इविसड्रॉपिंग अटैक. ठीक है, यानी कि जो भी इनके बीच में बातचीत हो रही है उसको जो है कोई तीसरा भी जो है उसको सुन रहा है. ठीक है, या उसको यूज़ कर रहा है, मतलब जो जानकारी है वो तीसरे कनेक्शन के पास भी जो है जा रही है, उसको बोलेंगे इविसड्रॉपिंग. ठीक है, चलिए आगे टर्म आती है रैंसमवेयर. रैंसमवेयर, ये देखिए, इस टाइप ऑफ मालवेयर दैट प्रिवेंट यूजर फ्रॉम एक्सेसिंग देयर सिस्टम और पर्सनल फाइल्स एंड डिमांड रैंसम पेमेंट. रैंसमवेयर की अगर हम बात करें तो रैंसमवेयर में भी जो है कुछ डाटा चोरी किया जाता है. मतलब अनदर काइंड ऑफ साइबर क्राइम है जहाँ पे अटैकर जो है कंप्यूटर को एक्सेस कर लेता है और देन ब्लैकमेल करता है विक्टिम को कि वो उसके लिए जो है मतलब पे करे. ठीक है, मतलब जो भी डाटा उसने एक्सेस किया है देन उसके लिए जो है वो उससे पैसे की डिमांड जो है करता है या फिर उसको थ्रेट देता है, मतलब धमकी वगैरह जो है उसको देता है. ठीक, कि उसकी जो पर्सनल या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिश कर देगा अनलेस से रैंसम इज़ पेड. यानी कि वो जब किसी चीज़ के ब्लैकमेल करके पैसे मांग रहा है तो वो रैंसमवेयर में आ जाता है. ठीक, यही है. बैकअप डाटा इन सिस्टम एंड एंटीवायरस अपडेट टाइमली में प्रिवेंट फ्रॉम रैंसम. अगर आप अपने डाटा को बैकअप, मतलब जो भी बैकअप डाटा है उसको टाइम टू टाइम अपडेट कर रहे हैं, वायरस को टाइम टू टाइम क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कोई भी जो है आपके उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा एंड देन आप रैंसमवेयर से बच सकते हैं. तो रैंसमवेयर वही है, मतलब कोई आपके डाटा को जो है चुरा रहा है एंड देन उसके बदले वो आपसे क्या कर रहा है, कुछ डिमांड कर रहा है. ठीक है, डाटा में बहुत कुछ आ जाता है. मान लीजिए आपकी फ़ोटोज़ वगैरह हैं, ठीक है, पर्सनल, एंड देन उन फोटोज़ को जो है वो पब्लिश कर देगा, मतलब धमकी दे इस तरीके की मैं उनको पब्लिश कर दूंगा, अदरवाइज़ मुझे आप इतने पैसे दो, ये दो, मतलब जब डिमांड करता है ना वो पैसे की, उसको हम बोलते हैं रैंसम पेमेंट. ठीक है, तो वो आ जाता है रैंसमवेयर में. प्रिवेंट साइबर क्राइम, साइबर क्राइम से कैसे बचा जा सकता है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर को सिक्योर करें, प्रोटेक्ट करें डाटा को, सिक्योर योर मोबाइल डिवाइसेस, सिक्योर वायरलेस नेटवर्क. मतलब अगर हम सही तरीका देखें तो प्रिवेंट करने का क्या है कि आपका जो भी इंपॉर्टेंट डाटा है आप उसका क्या रखें, बैकअप रखें. ठीक है, टेक रेगुलर बैकअप ऑफ इंपॉर्टेंट डाटा. ठीक है, या साथ में आप क्या कर सकते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं.
एंड कीप इट अपडेटेड ऑलवेज, और हमेशा उसको अपडेट करके जो है रखें। ठीक, जो भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं, क्या होता है ना कि जो भी ऐप हमारे सामने आता है हम उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही किसी भी सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल मत कीजिए अगर वो किसी सिक्योर HTTP साइट से है, देन ही जो है आप उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कीजिए। ठीक है, और साथ में किसी भी अनट्रस्टेड वेबसाइट पे विजिट ना करें। कई बार क्या होता है ना कि जैसे यूट्यूब पे भी हम देखते हैं तो लिंक आपको दे दिया जाता है कि यहाँ जाके ये आप चेक कर सकते हैं, तो ऐसे लिंक्स पे कभी जो है क्लिक ना करें। ठीक है, ऑब्वियसली वो आपकी जो भी डिवाइस है उसको नुकसान पहुंचा सकता है, तो थोड़ा सा सोच समझ कर ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, या चीज़ों को डाउनलोड ना करें। कभी आपने देखा होगा ना कि आप सॉन्ग वगैरह भी डाउनलोड करते हैं, तो जहाँ से आपको खतरा होता है तो वो पहले ही आपका ये फ़ोन्स वगैरह बता देते हैं आपको कि इसको डाउनलोड करने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो उन चीज़ों से जो है बस बचना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करना चाहिए। ठीक है, और कभी आप किसी और का कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर ब्राउज़र को जो है आपका पासवर्ड सेव ना करने दें, क्योंकि वो पूछता है ना कि क्या ब्राउज़र इसको पासवर्ड को सेव करके रखे। जैसे कभी आप फेसबुक वगैरह चलाते हैं तो मान लीजिए किसी ने नया अकाउंट ओपन किया है अपने फ़ोन में, जब वो चला रहा है एंड देन जब आप फर्स्ट टाइम वो लॉगिन करते हैं तो वो आपसे पूछता है कि क्या इस पासवर्ड को सेव करके रखना है या नहीं रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप किसी और के फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं तो उस पासवर्ड को सेव ना करने दें, इस तरीके से आप बच सकते हैं। ठीक है, तो डोंट अलाउ ब्राउज़र टू सेव पासवर्ड और ऑटोफिल डाटा। ठीक, तो ये सारे जो हैं साइबर क्राइम से बचने के कुछ तरीके हैं। ठीक है, चलिए आगे आता है साइबर सेफ्टी। साइबर सेफ्टी इज़ द सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ इंटरनेट एंड ICT। साइबर सेफ्टी क्या है? सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज़ है किसका? इंटरनेट का और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। साइबर सेफ्टी इज अबाउट टू नॉट ओनली कीपिंग इन्फॉर्मेशन सेफ एंड सिक्योर बट ऑल्सो बीइंग रिस्पॉन्सिबल विद दैट इन्फॉर्मेशन। मतलब साइबर सेफ्टी का मतलब सिर्फ उसको सेव करना ही नहीं, उसके साथ रिस्पॉन्सिबल भी है, बीइंग रिस्पेक्टफुल ऑफ अदर पीपल ऑनलाइन। एज पर साइबर सेफ्टी पीपल आर एडवाइज टू यूज़ गुड नेटिकेट, यानी कि जो इंटरनेट एटिकेट है वो होनी चाहिए। तो साइबर सेफ्टी ये होती है। उसके बाद सेफली ब्राउजिंग द वेब, वायरस एंड मालवेयर स्प्रेड इजीली एंड क्विकली थ्रू वेबसाइट्स। वायरस हो गए, मालवेयर हो गए, वो इजीली जो है स्प्रेड हो सकते हैं वेबसाइट में वेब ब्राउजिंग के थ्रू क्लिकिंग ओवर द लिंक फाउंड इन वेब पेज और ईमेल मिस्टेकनली आवर कंप्यूटर में बी इन्फेक्टेड। बिल्कुल, आपको आपने देखा होगा बहुत सारे आपको कई बार क्या कहते हैं लिंक, कई बार अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करें तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारे अजीब अजीब लिंक जो है आते हैं, तो उन पर कभी भी जो है क्लिक ना करें वहाँ, अदरवाइज़ आपका फ़ोन जो है क्या हो सकता है, इन्फेक्ट हो सकता है, कंप्यूटर जो है कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ सकती है। वायरस वगैरह जो है वो उसी के थ्रू जो है भेजे जाते हैं, जो लिंक्स होते हैं ना उनके थ्रू जो है ये भेजे जाते हैं, तो वही आपको बताया गया है। ठीक है, टिप्स फॉर सेफ वेब ब्राउजिंग दिए गए हैं। कॉमन सेंस, नेवर रिस्पॉन्ड टू स्पैम एंड डिस्क्लोज्ड पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यूज़ एन एंटीवायरस एंड फायरल, यानी कि एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर होते हैं या फायरवेल होती है, इनको जो है आपको यूज़ करना चाहिए। इट प्रोवाइड रियल टाइम है, मतलब मालवेयर प्रोटेक्शन से मतलब मालवेयर से जो है आपको प्रोटेक्ट करता है। क्रिएट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना चाहिए। माइंड योर डाउनलोड्स, बी श्योर टू रिव्यू ऑल प्री चेक्ड बॉक्सेज प्रॉम्प्टेड एट डाउनलोड एंड अनचेक एनी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन विच यू डोंट वांट टू इंस्टॉल। ठीक है, तो मतलब डाउनलोड करते वक्त भी जो है हमें ध्यान रखना चाहिए, जो मैंने आपको बताया था। म्यूज़िक वगैरह जब हम डाउनलोड करते हैं या कुछ भी और अदर चीज़ आपको डाउनलोड करनी है उसी से रिलेटेड हो जाएगा। ओके, वही आइडेंटिटी प्रोटेक्शन की स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को यूज़ करो। क्रिएट लॉगिन पासवर्ड फॉर ऑल डिवाइसेस, बी वेयर ऑफ फिशिंग स्कैम, रिस्टोर इनक्रिप्ट योर हार्ड ड्राइव, वही सारी चीज़ें इसमें बताई गई है आइडेंटिटी प्रोटेक्शन में। ठीक है, और कुछ नहीं है। बिल्ड मतलब कैसे बच सकते हैं इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल, बिल्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, यूज़ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मास्किंग, प्राइवेट ब्राउजिंग। ठीक है, एनक्रिप्शन हो गया, तो इनके द्वारा जो है आप अपनी इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं। ठीक है, साइबर बुलिंग आता है। साइबर बुलिंग इज़ द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू हैरेस, थ्रेटन और ह्यूमिलेट अ टारगेट, मतलब किसी को टेक्नोलॉजी की हेल्प से हैरेस करना, ह्यूमिलेट करना, ये क्या है? साइबर बुलिंग है। ठीक है, साइबर बुलिंग इज सेंडिंग मीन्स टेक्स्ट, पोस्टिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन अबाउट ए पर्सन ऑनलाइन और शेयरिंग एम्बेरेसिंग फोटोज वीडियोस, ये साइबर बुलिंग है। मतलब किसी के बारे में आप झूठ बातें लिख रहे हैं, किसी की गंदी फोटोज़ जो है आप पब्लिश कर रहे हैं, ठीक है, जो सही नहीं है, ये सब क्या आ जाता है? साइबर बुलिंग में जो है आ जाता है। ठीक है, साइबर बुलिंग डिफर्स फ्रॉम इन पर्सन बुलिंग। Okay, more difficult to recognize. Bullying conducted via
टेक्स्ट और ऑनलाइन मीडियम कैन मोर इजीली गो अननोटिस्ड। मतलब जब किसी को हम टेक्स्ट या ऑनलाइन मीडियम के मतलब जब टेक्स्ट वगैरह करते हैं ना, तो ये अननोटिस्ड बुलिंग आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब वहाँ पे इतना नोटिस नहीं किया जाता कि ये बुली हो रहे हैं, लेकिन जब किसी की वीडियो डाली जाती है या किसी के बारे में या फॉल्स इन्फॉर्मेशन पोस्ट की जाती है, तो वो साइबर बुलिंग में जो है आता है, ठीक है। साइबर बुलिंग डज नॉट एंड एट स्कूल एंड कैन रीच एट चाइल्ड होम। मोर एंड्योरिंग, इट लीव्स ए पेपर ट्रेल दैट कैन फॉलो बोथ द बुली एंड द विक्टिम फॉर ईयर्स। तो ये बताया गया है, इसमें कुछ और नहीं है। डिफरेंट टाइप्स दी गई है, वैसे ये हमारे में है ही नहीं, तो आप पढ़ लीजिएगा। डॉक्सिंग है, हैरेसमेंट है, इम्पर्सोनेशन है, साइबर स्टॉकिंग है। ये टाइप अलग अलग टाइप दिए गए हैं साइबर स्टॉकिंग के, ठीक है। तो ये डॉक्सिंग बताया गया है, पब्लिशिंग, रिवीलिंग, मतलब किसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को रिवील करना फॉर पर्पज ऑफ डिफेम, मतलब उसको डिफेम करने के लिए, ह्यूमिलेट करने के लिए, ये डॉक्सिंग हो जाएगी साइबर बुलिंग का टाइप। हैरेसमेंट हो गया, मतलब पोस्टिंग, थ्रेटनिंग, हार्टफुलिंग और इंटरमीडिएटिंग मैसेज ऑनलाइन और सेंडिंग देम डायरेक्टली टू समवन, मतलब किसी को गलत मैसेज भेजना, ठीक है, हार्मफुल मैसेज भेजना, थ्रेटन करना, उसको धमकी देने वाले मैसेज भेजना, ये हैरेसमेंट में आ जाएगा। ओके। इम्पर्सोनेशन में क्या, कि किसी का फेक अकाउंट क्रिएट करना, ठीक है, एंड देन वहाँ से अलग अलग चीज़ें, मतलब आप किसी का भी फेक अकाउंट बना के वहाँ पे गलत चीज़ें कर रहे हैं। अब अकाउंट देख के तो सामने ऑब्वियसली सामने वालों को यही लगेगा कि ये अकाउंट इस बंदे का, लेकिन उसको चला कोई और रहा है। तो ये क्या किस में आ जाता है, ये भी साइबर बुलिंग है, और इसको बोलेंगे हम इम्पर्सोनेशन। फिर आता है साइबर स्टॉकिंग, ट्रैकिंग इन मॉनिटरिंग ए पर्सन ऑनलाइन एक्टिविटी, मतलब किसी पर्सन की ऑनलाइन वो क्या कर रहा है उसको मॉनिटर करना, ये साइबर स्टॉकिंग हो जाएगा। यानी कि इंटरनेट पे ही उसको स्टॉक करना। एक होता है ना कि फिजिकली आपको कोई स्टॉक कर रहा है, ठीक है। एक साइबर स्टॉकिंग है जो इंटरनेट के थ्रू, आप कहीं बैठे हैं, वो कहीं बैठा है, लेकिन उसके बावजूद उसकी पूरी नज़र आप पे है, ये साइबर स्टॉकिंग इसमें आ जाएगी, ठीक, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को हैरेस करने के लिए। हाँ, ओके। हाउ टू प्रिवेंट आते हैं, देन कैसे बच सकते हैं। बी अवेयर ऑफ चाइल्ड ऑनलाइन एक्टिविटीज़, मतलब चाइल्ड आपके बच्चे जो भी हैं ऑनलाइन एक्टिविटीज़ की, उनको ध्यान रखिए उनका, कि वो क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, ओके। रिफ्यूज़ल टू अलाउ टू सी दैट दे आर डूइंग ऑनलाइन। अवॉइडेंस ऑफ डिस्कसिंग व्हाट दे आर डूइंग ऑनलाइन, मतलब ये ऑनलाइन क्या कर रहे हैं वो सब पता होना चाहिए ना, वही इसमें बताया गया है। साइबर ट्रोलिंग भी आता है इसमें। हैज़ बिकम ए मोर कॉमन टर्म फॉर एनी काइंड ऑफ पर्पजफुल ऑनलाइन एब्यूज़ ऑन सोशल मीडिया साइट्स लाइक ट्विटर और फेसबुक, ठीक है। ऑनलाइन एब्यूज़ की यहाँ पे बात आई, मतलब आपने देखा होगा ना कि कोई अपनी फ़ोटो वगैरह पोस्ट कर देता तो ट्विटर पे, फेसबुक पे, ट्विटर वगैरह पे, और उसमें जब आप किसी को नेगेटिव कमेंट्स लिखे जा रहे हैं, गलत गलत चीज़ें लिखी जा रही है, वो एक तरीके की ट्रोलिंग हो जाएगी। जो आपने देखा भी होगा, जो ये एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, इन्हें करना पड़ता है इस चीज़ का सामना, या क्रिकेटर्स वगैरह होते हैं, तो लोग जब उन्हें गलत चीज़ें बोलते हैं, वही क्या है, साइबर ट्रोलिंग हो जाएगी, ठीक है। ऑनलाइन मतलब जिस अब्यूज़ जब किया जाता है तो उसी को साइबर ट्रोलिंग कहा जाता है, ठीक। जो गड़बड़ हो गई है मैं बता देती हूँ यहाँ पे, ये सिक्योरिटी थ्रेट्स थे, ठीक है, जिसमें सबसे पहले मालवेयर था। यहाँ पे मालवेयर है। मालवेयर क्या हो सकता है, मालवेयर किसको कहते हैं, जो भी कंप्यूटर के वायरस होते हैं, ट्रोजन हॉर्स हो गया, वोम हो गए, डिसऑनेस्ट स्पाईवेयर हो गया, मैलिशियस हो गया, ये सब क्या होते हैं, मालवेयर होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कंप्यूटर वायरस, स्मॉल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड कंप्यूटर टू अनदर, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जो कि स्प्रेड होता है फ्रॉम इन्फेक्टिंग कंप्यूटर टू अनदर। ये आपके कंप्यूटर को क्या कर सकता है, करप्ट कर सकता है, ठीक है। स्टील और डिलीट डाटा, मतलब डाटा को करप्ट कर सकता है, वहाँ से डाटा को चुरा सकता है, डाटा को डिलीट कर सकता है आपके कंप्यूटर या हार्ड ड्राइव में से, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स कैन डू एनीथिंग, ये जो सारी चीज़ें आती हैं ना, कंप्यूटर वायरस, ट्रोजन हॉर्स, कंप्यूटर वॉर्म, स्पैम, फिशिंग, ये सब मालवेयर में आ जाता है। अब इनको अलग अलग पढ़ रहे हैं। ट्रोजन हॉर्स कैन डू एनीथिंग फ्रॉम रिकॉर्ड योर पासवर्ड बाय लॉगिंग की स्ट्रोक्स नोन एज की लॉगर टू हाईजैकिंग योर वेब कैम टू वॉच एंड रिकॉर्ड योर एवरी मूव, ठीक है। ट्रोजन हॉर्स क्या कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है, मतलब आपकी जो कैमरा होता है ना, उसके थ्रू आपके पासवर्ड को रिकॉर्ड करके जो है ये सारी चीज़ें कर सकता है, मतलब आपकी वेब कैम को हाईजैक कर सकते हैं किसके द्वारा, ट्रोजन हॉर्स के द्वारा, ठीक है।
टू वॉच एंड रिकॉर्ड योर एवरी मूव। मतलब आपके फ़ोन, आप कभी फ़ोन करते हैं ना, आप आपने फ़ोन देखा होगा अपना, और इसमें कोई ऐप हम डाउनलोड करते हैं तो हम सारी जो परमिशन होते हैं उसको अलाउ करते चले जाते हैं कि वो हमसे कैमरे को अलाउ करने के लिए पूछते हैं, देन हम वो अलाउ कर सकते हैं। तो हमारी जो एक्टिविटीज़ होती है ना, वो कोई भी जो है कहीं पर भी जाके देख के बैठ के देख सकता है, जो ये चीज़ें हम किसी भी ऐप को अलाउ कर देते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है आप कि फ़ोन के कैमरे के द्वारा जो है आपको कोई देख रहा हो। ठीक, तो ये किस में आ जाता है, ट्रोजन हॉर्स में आ जाता है। उसके बाद आता है कंप्यूटर वॉर्म। ए कंप्यूटर वॉर्म इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट कैन कॉपी इट सेल्फ फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। कंप्यूटर वॉर्म के द्वारा क्या कर सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जहाँ पे हम कॉपी कर सकते हैं वन कंप्यूटर, मतलब जो भी एक कंप्यूटर में हो रहा है वो सारा जो है दूसरे में हम कॉपी कर सकते हैं विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन, बिना किसी ह्यूमन इंटरेक्शन के। ठीक है, मतलब जो डाटा एक कंप्यूटर में है वो कंप्यूटर वॉर्म के द्वारा दूसरे कंप्यूटर में कॉपी हो सकता है। स्पैम एक अनवांटेड मैसेज होता है इन योर ईमेल बॉक्स सेंट थ्रू कंप्यूटर जनरेटेड प्रोग्राम। मतलब ईमेल इनबॉक्स सेंट में जो है सेंड किया जाता है जो अनवांटेड मैसेज, ठीक है, उसको हम स्पैम बोलते हैं। फिशिंग हम पढ़ चुके हैं ऊपर। ठीक है, जब प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को जो है लिया जाता है, मैसेज के थ्रू बैंक डिटेल आपसे मांगी जा रही है या फ़ोन करके मांगी जा रही है, ठीक है, या वेबसाइट पर आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, बैंक डिटेल, क्रेडिट कार्ड डिटेल, वो सब केस में आ जाता है, फिशिंग में आ जाता है। स्पाईवेयर इज यूज टू स्पाई ऑन देयर विक्टिम। एन एग्जाम्पल इज की लॉगर सॉफ्टवेयर दैट रिकॉर्ड ए विक्टिम एवरी की स्ट्रोक इन हिज और कीबोर्ड। ओके, सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर में गुप्त रूप से आप कह सकते हैं निगरानी रखता है। ठीक है, मतलब आप कीबोर्ड पे क्या कर रही हैं वो सारी जानकारी जो है उनके पास होती है। ठीक है, ओके, तो स्पाईवेयर भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जो कि टाइप ऑफ मालवेयर ही जो है होता है, लेकिन ये आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में जो है ऑलरेडी होता है। जो आप मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर में जो भी डाउनलोड कर रहे हैं या कीबोर्ड में क्या यूज़ करें वो सारी जानकारी इसमें होती है। ठीक है, एडवेयर की अगर हम बात करें तो जो अनवांटेड एड्स, मतलब जो आपने कभी देखा होगा जब हम इंटरनेट चलाते हैं तो अलग अलग तरीके के एड्स जो हैं आती रहती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, एडवेयर बोलते हैं। इवाज ड्रॉपिंग हमने पढ़ा था, इज एक्ट ऑफ इंटरसेप्टिंग कम्युनिकेशन, मतलब जो दो पॉइंट्स पे कम्युनिकेट हो रहा है तो तीसरा पॉइंट वहाँ से न्यू कनेक्शन एस्टेब्लिश जब कर लेते हैं, ठीक है, तो वो इवाज ड्रॉपिंग होती है। ओके, देन यहाँ पे बताया गया है सेफली एक्सेसिंग वेबसाइट किस तरीके से, कि हाउ टू प्रिवेंट रिमूव एडवेयर या मालवेयर, की किस तरीके से आप मालवेयर या एडवेयर को रिमूव कर सकते हैं, उसको बच सकते हैं। तो अनइंस्टॉल द मेलिशियस प्रोग्राम, जो भी गलत चीज़ें हैं, मतलब जो आपको नहीं चाहिए, जो ऑथेंटिक नहीं है, उन सारे प्रोग्राम्स को विंडो से क्या कर दीजिए, अनइंस्टॉल कीजिए। साथ में एंटीवायरस प्रोग्राम को यूज़ कीजिए फॉर मालवेयर एंड अनवांटेड प्रोग्राम्स। रीसेट कीजिए ब्राउजर सेटिंग को टू देयर ओरिजिनल डिफॉल्ट। स्कैन फॉर मेलिशियस प्रोग्राम, एंटीवायरस और एंटी मालवेयर प्रोग्राम। ठीक है, हाउ टू प्रिवेंट या रिमूव, अगर आपको वायरस को रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, बी वेयर ऑफ फेक डाउनलोड बटन्स, मतलब जो फेक डाउनलोड बटन्स होते हैं उनसे बी अवेयर रहिए। एक सिक्योर ब्राउज़र यूज़ कीजिए, पब्लिक जो साइट्स है मतलब उनसे थोड़ा सा बचिए। डोंट ओपन ईमेल अटैचमेंट जो कि आपको फॉरवर्ड किए जाते हैं, उन्हें ओपन मत कीजिए। डोंट यूज़ योर पीसी एडमिन अकाउंट। स्कैन ऑल न्यू फाइल्स एंड डिस्क। इस तरीके से आप क्या बच सकते हैं, वायरस से बच सकते हैं। एंड हाउ टू प्रिवेंट या रिमूव ट्रोजन, नेवर ओपन अनसोलिकेटेड ईमेल्स फ्रॉम अननोन सेंडर। अनसोलिकेटेड जो ईमेल्स होते हैं उनको कभी भी ओपन मत कीजिए जो किसी अननोन ने आपको भेजे हैं। अवॉइड डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग प्रोग्राम अनलेस यू फुल्ली ट्रस्ट, मतलब कुछ भी डाउनलोड, कुछ भी इंस्टॉल मत कर लीजिए अपने फ़ोन में, अपने सिस्टम में, कंप्यूटर में। ठीक है, कर लेते हैं बहुत से, जो आपका मोबाइल फ़ोन होता है, कुछ भी डाउनलोड कर लिया, कुछ भी इंस्टॉल कर लिया, तो वो मत कीजिए। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम ऐप वगैरह भी डाउनलोड करते हैं तो वो सारी परमिशन हमसे मांगता है कि हम आपकी इमेजेस को जो है एक्सेस कर लें, कैमरे को एक्सेस कर लें। तो ट्रोजन हॉर्स में वही तो होता है कि वो आपकी वेब कैम को एक्सेस कर लेते हैं, कहीं से भी बैठे आप पर नज़र रख सकते हैं। ठीक है, और अच्छे से जानना हो तो इसमें आपको चले रहने दीजिए, क्या करेंगे जान के, बस इतना आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए, इतना ही देख लीजिए। ठीक है, यूज़ फायरवॉल सॉफ्टवेयर यूज़ कीजिए। यूज़ ए फुल्ली अपडेटेड एंटीवायरस प्रोग्राम। अवॉइड डाउनलोडिंग और इंस्टॉलिंग प्रोग्राम अनलेस यू फुल्ली ट्रस्ट पब्लिशर्स। ठीक है, तो ये आ जाएंगे इसमें कि इस तरीके से आप रिमूव कर सकते हैं ट्रोजन को। ठीक है, आगे आता है ई वेस्ट मैनेजमेंट। ई वेस्ट मैनेजमेंट वही है जो कंप्यूटर ख़राब हो जाते हैं या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं, मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, उनको डिस्कार्ड करने से रिलेटेड होता है ये।
ठीक है। ई वेस्ट डिस्पोजल प्रोसेस, डिसमेंटलिंग, सेग्रीगेशन ऑफ फ्यूरियस मेटल, नॉन फ्यूरियस मेटल एंड प्लास्टिक, रिफर्बिशमेंट एंड री यूजेज, रिसाइकलिंग या मतलब किस तरीके से उन्हें डिस्पोज किया जाए, ये पूरी प्रोसेस उसमें जो है दी गई है। अभी जब मान लीजिए देखिए नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो हम क्या करते हैं ना कि अभी जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं वो हमें थोड़ा स्लो लगने लगता है, फिर हम नया फ़ोन ले लेते हैं या फ़ोन हमारा ख़राब हो जाता है, बट हम उनको फेंकते नहीं है। ठीक है, जब भी हमारा कोई सामान ख़राब हो जाता है, मान लीजिए लैपटॉप ख़राब हो गया, फ़ोन ख़राब हो गया, हम उनको संभाल के रख लेते हैं। ठीक है, या पहले जैसे कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं तो कोई भी अपने उस सामान को जो है फेंकता नहीं है, उस चीज़ को सामान जो है क्या कर लेता है, रख लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अगर आप देखेंगे तो हर साल करीब 50 मिलियन टन का जो है ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है ये पूरी दुनिया में पैदा होता है। अगर इनको ठीक तरीके से डिस्पोज या रिसाइकिल नहीं किया गया तो ये क्या हो सकता है, आगे फ्यूचर में जो है एक खतरा बन सकता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस होती जा रही है तो जो पुरानी डिवाइसेस है ना वो नए के आने से क्या हो जाती है, ऑब्सोलीट हो जाती है, मतलब यूज़ की नहीं रहती है। ठीक है, तो इसको सही तरीके से जो है क्या करना चाहिए, डिस्पोज करना जो है ज़रूरी है। तो यही इसकी डिस्पोजल प्रोसेस जो है इसमें बताई गई है। और ई वेस्ट रिसाइकलिंग बेनिफिट बताए गए हैं, अलाउज फॉर रिकवरी ऑफ वैल्यूएबल प्रीशियस मेटल्स, प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ एंड वाटर क्वालिटी, क्रिएट्स जॉब्स। ठीक है, टॉक्सिक वेस्ट, सेव लैंडफिल स्पेस। तो यही सारा जो है इसमें ये दिया गया है। ये सारी जो है याद रखिएगा पूरी प्रोसेस है। जैसे इसमें दिया गया ना डिसमेंटलिंग का मतलब क्या है कि उसको तोड़ देना। ठीक है, उसके टुकड़े मतलब ब्रिकेज आप बोल सकते हैं। मान लीजिए कोई फ़ोन है, अगर उसको आपको डिस्पोज करना है तो उसको क्या कीजिए, तोड़ दीजिए। देन उसको सेग्रीगेशन ऑफ फेरस मेटल और नॉन फेरस, मतलब जो मेटल है, नॉन मेटल है, प्लास्टिक है, उन चीज़ों को अलग अलग करना, मेटल को अलग, नॉन मेटल को अलग और प्लास्टिक को अलग। देन उसको रिफर्बिशमेंट एंड री यूज़ करना, मीन्स जैसे कोई पुरानी चीज़ होती है तो पेंट वगैरह करके हम उसे नए बनाते हैं ना, सेम इसमें करना। ठीक है, उसको क्या करना, क्या बोलते हैं इसको, नवीकरण करना। ठीक है, किसी चीज़ को वापस से ये सारी करके एंड देन उसको रीयूज़ करना। देन रिसाइकलिंग, रिकवरी ऑफ वैल्यूएबल, मतलब जो वैल्यूएबल मतलब जो अच्छा मटेरियल है उसको वापस से जो है रिसाइकल करना, उसमें से जो भी चीज़ें सही निकले। ठीक है, देन ट्रीटमेंट डिस्पोजल ऑफ डेंजरस मटेरियल एंड वेस्ट, और जो डेंजरस मतलब जो घातक हो सकता है उसको क्या कर देना, डिस्पोज कर देना। ठीक है, मतलब जो अच्छा है उसको आप वापस से रिसाइकल कर सकते हो। जैसे अभी अगर आप लैपटॉप मान लीजिए लैपटॉप को आप तोड़ते हैं तो ऑब्वियसली उसमें जो अंदर जो भी सर्किट वगैरह होगा उसमें कुछ चीज़ें आपको काम की मिल जाएंगी जो वापस से यूज़ हो सकती हैं, कुछ नहीं होंगी। ठीक है, तो वो वही बताया गया है कि किस तरीके से आपको उसको डिस्पोज करने की एक प्रोसेस होती है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को। ठीक है, तो वो इसमें बताई गई है। देन ये बेनिफिट बताए गए हैं ई वेस्ट रिसाइकलिंग के। ओके, तो बस यही है। उसके बाद आता है आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ इंडिया। ओके, तो आईटी एक्ट जो है आपको याद रखना है। अभी इसमें जो है कुछ आपसे वो पूछे जाते हैं कि किस एक्ट में क्या है, जस्ट वही आपको याद रखना है। The Information Technology Act 2000, also known as ITA, ITA फुल फॉर्म बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, और द आईटी एक्ट इज एन एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट नंबर 21 ऑफ 2000। इट वाज नोटिफाइड ऑन 17 अक्टूबर 2000। ये नोटिफाई कब हुआ ये पूछ सकता है। तो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ इन इंडिया दैट डील्स विद द डिजिटल क्राइम और साइबर क्राइम्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ऊपर हमने पढ़े ना डिजिटल क्राइम साइबर क्राइम क्या होता है। जब ये होते हैं, कोई किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुरा रहा है, फिशिंग हो गया, हैकिंग हो गया, तो इनसे डील करने के लिए जो है ये एक एक्ट आया था 2000 में। इट इज़ बेस्ड ऑन द यूनाइटेड नेशन मॉडल लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स 1996, रिकमेंड बाय द जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन बाय रेजोल्यूशन डेटेड 30 जनवरी 1997। ओके, तो इंडिया में जो आया था, मतलब वैसे अगर हम देखें तो पहले ये 1997 में आया, बट अगर हम बात इंडिया की कर रहे हैं तो ये इंडिया में आया था 2000 में। मतलब कुछ एक्ट जो थे इसमें लाए गए थे। ठीक है, तो कुछ की पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं, पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, हमारे काम के नहीं है तो इसको हम छोड़ते हैं। हमारे काम का जो है वो है इसमें ये
ठीक है, जो कुछ हमें कुछ सेक्शंस जो हैं इसके अंडर में आते हैं। जैसे 67A आता है, पब्लिशिंग इमेज कंटेनिंग सेक्सुअल एक्ट्स। 7A में क्या है, पब्लिशिंग इमेज कंटेनिंग सेक्सुअल एक्ट, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें इंटरनेट वगैरह पे डालना जो कि अश्लील कह सकते हैं आप, कुछ ऐसी इमेजेस डालना, ठीक है, जो सही नहीं है, गलत है, वो इसमें आ जाते हैं 67A में, सेक्शन में। उसके बाद है पब्लिशिंग चाइल्ड पोर्न, जो चाइल्ड पोर्न है, और प्रीडेटिंग चिल्ड्रन ऑनलाइन, ये आता है 67B में। मतलब जो बच्चे हैं उनको चित्रित करने वाली जो सामग्री है उसको प्रकाशित करना, ये इसमें आ जाएगा 67B में। ये अगर आपको याद रखना है कि कितना फ़ाइन है, क्योंकि वो फिर चेंज भी होता रहता है, तो ये आप दे सकते हैं पेनल्टी वैसे कितनी है, ठीक है। फिर आप देखेंगे इसमें 67C है, ये है फेलियर टू मेंटेन रिकॉर्ड, ठीक है, मतलब ये आप कह सकते हैं कि जो रिकॉर्ड वगैरह को मेंटेन ना कर पाए तो उसके लिए है 67C। 68 में आप अगर देखेंगे फेलियर या रिफ्यूज़ल टू कंप्लाई विद अदर्स, मतलब ये आप बोल सकते हैं इसमें फेलियर रिफ्यूज टू कंप्लाई विद अदर्स, मतलब एक तो 67 जो मान लीजिए कोई डाटा रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए किसी को रखा गया है, अगर वो उसको मेंटेन नहीं रख पाता है तो वो तो आ जाएगा 67C में, ठीक है। यहाँ पे फेलियर रिफ्यूज टू कंप्लाई विद ऑर्डर्स, मतलब जो ऑर्डर्स को पूरा ना करे, तो वो 68 में आ जाएगा। देन रिफ्यूज टू डिक्रिप्ट, मतलब किसी को अगर डाटा को डिक्रिप्ट करने के लिए रखा गया है एंड देन वो उसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाता है, तो ये आ जाएगा 69 में। देन है सिक्योरिंग एक्सेस और अटैम्प्टिंग टू सिक्योर एक्सेस टू प्रोटेक्टेड सिस्टम, यानी कोई ऑलरेडी सिक्योर्ड सिस्टम है एंड देन उसे हम प्रोटेक्ट सिस्टम में एक्सेस करवा रहे हैं, तो ये 70 में आ जाता है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। और मिस रिप्रेजेंटेशन, मतलब जो फ्रॉड वगैरह करते हैं, ठीक है, फ्रॉड आ जाएगा ना, मतलब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट वगैरह आ गया, मतलब जो भी ऑनलाइन जो फ्रॉड किया जाता है वो आ जाता है मिस रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। तो ये आ जाएगा 71 में, तो बस ये याद रखिएगा इसमें, ठीक है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद आती है टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। टेक्नोलॉजी अफेक्ट द वे इंडिविजुअल कम्युनिकेट, लर्न एंड थिंक। देखिए, बिल्कुल टेक्नोलॉजी अफेक्ट करती है इंडिविजुअल को, चाहे वो कम्युनिकेट कर रहा है, थिंक कर रहा है, उसको टेक्नोलॉजी अफेक्ट करती है। टेक्नोलॉजी है तो बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट, दोनों तरीके के हैं सोसाइटी में, इंक्लूडिंग द पॉसिबल एनवायरनमेंट और डिक्लिनेशन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी इज डिफाइंड एज द सम ऑफ सोशल relationship among human beings, and technology is defined as the body of knowledge available to a civilization that is used in fashioning implements, practicing manual arts and skills. Technology shapes our society and has both positive and negative effect. Social and cultural changes induced by technology. Social issue जो यहाँ से आ रहे हैं टेक्नोलॉजी, वो है आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर बुलिंग, गेमिंग एडिक्शन, प्राइवेसी, हेल्थ एंड फिटनेस, एजुकेशन, टेररिज्म, क्राइम, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, डिफेमेशन ऑफ कैरेक्टर। ये सारे क्या हैं, सोसाइटी को टेक्नोलॉजी से होने वाले सोशल इशू हैं, ठीक है। कल्चरल इशू भी हैं। Technology has completely changed our culture from our values to our means of communication. Now many people have trouble having a face-to-face conversation. बिल्कुल, बहुत सारे प्रॉब्लम को, मतलब बहुत सारे लोगों को जो है ये प्रॉब्लम आती है कि वो फेस टू फेस कन्वर्सेशन नहीं कर पाते हैं. When people spend time with friends, it's on their phones or tablets or computer. Also now people judge other by how their car is or if they have the newest iPhone or tablet. Most people want to put their headphones इन एंड लिसन टू म्यूज़िक रेदर देन लिसनिंग टू अनदर पर्सन. ये बिल्कुल सही चीज़ है. मतलब क्या कह सकते हैं आप कि हम जो है धीरे धीरे जो ये नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है इसके तो करीब होते जा रहे हैं, लेकिन जो वास्तव में जो ह्यूमन है हमारे अराउंड उनसे जो है हम दूर होते जा रहे हैं. मतलब कभी भी आप ग्रुप में बैठे हैं, आप जिसको जो है
चीज़ें सुनना पसंद नहीं है, वो क्या कर लेता है, हेडफोन्स वगैरह जो है वो मतलब गाने सुन लेता है बाकियों को सुनने की बजाय। तो वही सारी इसमें बताया गया है। वीडियो गेम आइसोलेट ऑल थिंग्स फ्रॉम द वर्ल्ड। बिल्कुल, अब बच्चों को जो है बाहर जाके खेलना उतना पसंद नहीं है जितना वीडियो गेम्स या फ़ोन में गेम्स खेलना हो गया। तो ये कुछ कल्चरल चेंजेस इसमें बताए गए हैं। ठीक है, most people prefer technology today just because that is all they know. Today it's all about touch screen and touch screen cell phone. Technology just isolate people from reality. ठीक है, पीपल नाउ डे डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट इन रियल वर्ल्ड सिचुएशन लाइक पर्सनल रिलेशनशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एग्जिबिटिंग अडल्ट बिहेवियर। तो ये इस तरीके के जो चेंजेस आए हैं इनको क्या कहा गया है, कल्चरल चेंज। तो दो तरीके के चेंज हमने यहाँ पे पढ़े हैं। अगर आप देखेंगे तो सोसाइटल इशू एंड कल्चरल चेंजेस इंड्यूस्ड बाय, मतलब इस टेक्नोलॉजी के द्वारा कौन से दो इशू आ रहे हैं, सोशल इशू और कल्चरल इशू। तो ये हमने पता कर लिया कि सोशल इशू कौन से और कल्चरल इशू क्या है। उसके बाद आते हैं जेंडर इशू वाइल टीचिंग कंप्यूटर। मतलब जेंडर इशू क्या क्या अराइज होते हैं जब कंप्यूटर टीच करते हैं। तो देखिए, अंडर रिप्रेजेंटेशन और नॉट गर्ल फ्रेंडली वर्क कल्चर। ठीक है, जेंडर इशू बिल्कुल वही है कि जब भी टीच करते हैं यूजिंग या यूज़ करते हैं कंप्यूटर, तो ये एक जेंडर इशू रहता है कि ये गर्ल फ्रेंडली वर्क कल्चर जो है नहीं है। ठीक है, कि लड़कियां जो है इसमें काम नहीं कर सकती हैं, ये मतलब सिर्फ लड़कों का काम जो है माना गया है। तो वही चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, प्रोसेस ये देखते हैं। देखिए, अंडर रिप्रेजेंटेशन में आप देखेंगे तो कुछ फैक्टर्स जो है दिए गए हैं रिलेटेड, ये गर्ल्स से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ गर्ल्स कि क्यों जो है एक जेंडर इशू जो है माना जाता है यहाँ पे। जब भी हम कंप्यूटर को टीच करते हैं या कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, हमेशा ये माना जाता है कि लड़कियाँ जो हैं वो कंप्यूटर में कम इंटरेस्ट हैं और जो बॉयज़ हैं उनका जो है ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो कुछ रीज़न इसमें बताए गए हैं। तो जैसे यहाँ पे एक दिया गया है, सबसे पहला प्री कंसेप्ट नोशन। इसका मतलब क्या है कि ये मतलब एक वो बना ली गई है धारणा कि जो बॉयज़ होते हैं उन्हें ज़्यादा नॉलेज होती है टेक्निकल चीज़ों की। ठीक है, गर्ल्स जो होती हैं वो किस में गुड होती हैं, ह्यूमैनिटीज़ में, आर्ट में। ठीक है, मतलब ज़्यादा जो है वो अपना करियर जो है इसी उसमें लेके चलती हैं, और बॉयज़ जो होते हैं वो बेटर होते हैं टेक्निकल थिंग्स में। तो ये एक प्री कंसीव्ड जो है नोशन है, ये ऐसा माना जाता है। और ये भी साथ साथ आप कह सकते हैं कि जो गर्ल्स हैं उनके लिए टीचिंग को बेस्ट ऑप्शन माना गया है। ठीक है, जो भी कंप्यूटर साइंस में या कंपनीज़ वगैरह में जो है बात की जाए तो वहाँ पर जो है कम जो है लड़कियों को माना गया है। देन वही चीज़ें इसमें बताई गई हैं। दूसरा है लैक ऑफ इंटरेस्ट। लैक ऑफ इंटरेस्ट किस तरीके से, अगर आप देखेंगे तो मोस्टली जो गेम्स अवेलेबल होते हैं हमारे कंप्यूटर या स्मार्टफोन में, वो कैसे होते हैं, बॉयज़ सेंट्रिक होते हैं। ठीक है, जिससे ये माना गया कि जो लड़के हैं उनका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है किसमें, कंप्यूटर में, अगर हम कंपेयर करें लड़कियों की। तो वो एक माइंड में एक सिनेरियो रहता है। ठीक है, तो वही इसमें बताया गया है, लैक ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, कि क्यों जो है जेंडर इशू यहाँ पे अराइज होता है। तीसरी जो चीज़ आती है, लैक ऑफ मोटिवेशन। लैक ऑफ मोटिवेशन क्यों, क्योंकि गर्ल्स को क्या किया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है जो करियर ऑप्शन है उसको चूज़ करने के लिए। ठीक है, तो और आपको पता है ऑलवेज जो है उन्हें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली घर के कामों में ही या अपनी मतलब उस तरीके की जो है उन्हें उस तरीके के करियर पर फोकस करने के लिए कहा जाता है जहाँ पे वो चीज़ों को बैलेंस कर सके। ठीक है, वर्क लाइफ जो है वो उसकी बैलेंस हो सके इन फेवर ऑफ फैमिली रोल्स। ठीक है, तो वो एक हो जाएगा लैक ऑफ मोटिवेशन। साथ में लैक ऑफ रोल मॉडल्स। लैक ऑफ रोल मॉडल्स की गर्ल्स जो हैं इस फील्ड में अगर हम देखें तो उन्हें जो है कम रोल मॉडल जो है इसमें दिखाई देते हैं इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। ठीक है, टीवी हो गया, मूवीज़ हो गई, एडवर्टीजमेंट हो गई, तो यहाँ पे हमेशा यही पोर्ट्रे किया जाता है कि जो कंप्यूटर साइंस है ये किसकी फील्ड है, मेंस फील्ड है। मतलब लड़कियों के लिए नहीं है ये चीज़, ये किसके लिए है, लड़कों के लिए है। ठीक है, तो ये एक जेंडर इशू रह सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप 10 साइंटिस्ट की टीम है तो वहाँ पे सिर्फ आपको एक ही जो है औरत दिखाई देगी, बाकी के सारे जो होंगे क्या होंगे, वो मेल्स होंगे। ठीक है,
तो ये दिखाया गया। अगर आप मूवीज़ वगैरह भी देखते हैं तो वो उसमें भी वही दिखाया जाता है कि एक फीमेल होती है और बाकी सारे जो होते हैं किसी टीम में वो मेल होते हैं। या कंपनीज़ वगैरह का अगर आप देखते हैं तो एक जो प्रॉपर एक लड़की दिखाई जाती है और बाकी सब जो है लड़के दिखाए जाते हैं। मतलब वो एक पूरा इस तरीके से हमें शो किया जाता है कि जो कंप्यूटर वगैरह जो टेक्निकल फील्ड है उसमें लड़कों का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है कंपेयर टू गर्ल्स। ठीक है, कि लड़कियां जो है उसमें कम हो लेती है। मतलब ये सारी चीज़ें हमारी उसमें बिठा दी जाती हैं पहले ही, और एक बता दिया जाता है कि लड़कियों के लिए जो फील्ड अच्छा है वो सिर्फ और सिर्फ टीचिंग है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा लैक ऑफ रोल मॉडल्स। एंड देन उसके बाद आता है लैक ऑफ इनकरेजमेंट इन क्लास। ओके, अगर कभी कम लड़कियां आपकी क्लास में, तो जो टीचर्स होते हैं वो जितना भी वर्क असाइनमेंट होता है या ये सब काम करने के लिए किसको चूज़ करते हैं, बॉयज़ को चूज़ करते हैं। ठीक है, ये आप कह सकते हैं कि अगर लेस नंबर ऑफ गर्ल्स मीन्स लेसर पीयर इंकरेजमेंट, मतलब अगर लड़कियों की संख्या कम है तो उन्हें जो है इनकरेज वहाँ पर नहीं मिलता है, उन्हें इनकरेज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो है इसमें आ जाएंगी। और साथ में फिर सेकंड था नॉट गर्ल फ्रेंड वर्क कल्चर। ये तो अंडर रिप्रेजेंटेशन में आ जाएंगी, जो फैक्टर्स जो इसमें आएंगे अंडर रिप्रेजेंटेशन में। दूसरा जो यहाँ पे इशू रहता है वो है नॉट गर्ल फ्रेंडली वर्क कल्चर। ओके, गर्ल फ्रेंडली वर्क कल्चर का मतलब क्या है? आपने भी कभी ऑब्जर्व किया होगा स्कूल वगैरह में जब जाती हैं तो जब हमें पार्टनर चूज़ करने के लिए कहा जाता है, मान लीजिए कोएड अगर स्कूल है तो बॉयज़ जो होते हैं वो बॉयज़ को ही चूज़ करते हैं, जो गर्ल्स होते हैं वो गर्ल्स को ही चूज़ करती हैं। ठीक है, और अगर आप मान भी लेंगे कि गर्ल और बॉय जो है वो वर्क पार्टनर बना दिए जाते हैं तो वहाँ पे जो बॉयज़ होते हैं वो एक्टिवली वर्क करते हैं एंड जो गर्ल होती है वो साइलेंट ऑब्जर्वर होती है। ठीक है, ऐसा होता है ना कि जब बॉयज़ और गर्ल्स को एक टीम में दे दिया गया है तो वो साइलेंट होके उसको देखती रहेगी एंड देन बॉयज़ जो है वो एक्टिवली वर्क करेगा। ठीक है, तो इसीलिए भी जो है ये कहा जाता है कि ये नॉट गर्ल फ्रेंडली वर्क कल्चर है। ठीक है, ओके, क्योंकि बॉयज़ जो है ना वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं इस सिचुएशन में जहाँ पे उनको एक्टिव रोल ना मिले। ठीक है, तो इसीलिए ठीक, तो ये सब इसमें बताया गया है। चलिए, उसके बाद सॉल्यूशन बताया गया है देयर शुड बी मोर इनिशिएटिव एंड प्रोग्राम दैट इनकरेज गर्ल टू टेक अप कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स इन द प्रैक्टिकल रूम्स। गर्ल्स शुड बी इनकरेज मोर टू वर्क ऑन कंप्यूटर ऑन देयर own and also to find solution to their routine problems. The film and TV censor board should ensure fair representation of female role models in TV, cinema, etc. so that more girls get encouraged to take up computer science. ठीक है, तो ये कुछ सॉल्यूशन बताए गए हैं इसके कि किस तरीके से इस जेंडर इशू को जो है यहाँ से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक, उसके बाद आता है डिसेबिलिटी इशू। अब इसमें आगे हम पढ़ रहे हैं डिसेबिलिटी इशू क्या है। देखिए, 3 इशू इसमें बताए गए हैं। फर्स्ट है अनअवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग मटेरियल और एड्स। ओके, देखिए जो स्टूडेंट्स होते हैं डिसेबिलिटी की आप बात करते हैं। अब हमें पता है हर एक मतलब जितने भी एक क्लास में मान लीजिए अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, अब हर एक की डिसेबिलिटी जो है वो सेम नहीं होगी, डिफरेंट होगी, बिल्कुल होगी। तो स्टूडेंट विद डिफरेंट डिसेबिलिटी नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीचिंग एड मटेरियल। बिल्कुल सही है। अगर स्कूल में मान लीजिए एक क्लास में 4 या 14 बच्चे हैं, ऑब्वियस है उसमें कुछ की डिसेबिलिटी सेम हो सकती है, लेकिन 14 के 14 बच्चे सेम डिसेबिलिटी हो ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर 14 बच्चे हैं और उनमें से अलग अलग डिसेबिलिटी है तो हर एक को जो है अलग अलग जो है मटेरियल की ज़रूरत होगी। कोई ऐसा होगा जो देख नहीं सुन सकता, कोई ऐसा होगा जो सुन नहीं सकता, तो अलग अलग प्रॉब्लम सबकी होंगी। ठीक है, तो उसके लिए अलग अलग मटेरियल की जो है ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक क्या है डिसेबिलिटी इशू आते हैं वाइल टीचिंग एंड यूजिंग कंप्यूटर। ठीक है, ओके, फॉर एग्जाम्पल कोई अगर विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट है तो उसको क्या चाहिएगा, एक स्क्रीन रीडर चाहिएगा दैट कुड रीड द डिजिटल कंटेंट, ताकि वो उसको जो है रीड कर सके डिजिटल कंटेंट को। ठीक है, ओके, कोई किसी को अगर सुनने की प्रॉब्लम है तो उसको जो है सही से जो है इनपुट मतलब जो दिखाई दे उस तरीके का कुछ पॉसिबल सॉल्यूशन जो है उसके लिए देना होगा, साइन लैंग्वेज वगैरह। ठीक है,
क्योंकि ऑब्वियस है वो सुन नहीं सकता है, सिर्फ देख सकता है, बट उसको समझाया जाना भी तो ज़रूरी है, तो साइन लैंग्वेज के थ्रू जो है उसको समझाया जाएगा। तो मतलब अलग अलग मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी अलग अलग उसके लिए। तो ये बताया गया है अनअवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग मटेरियल, ठीक है। उसके बाद आता है लैक ऑफ स्पेशल नीड टीचर्स। देखिए लैक ऑफ स्पेशल नीड वही चीज़ आ गई कि फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशल नीड इफ स्पेशल नीड टीचर्स आर अवेलेबल डिसेबल्ड स्टूडेंट गेट देयर नीड्स, ठीक है। अगर मतलब जिस भी स्टूडेंट में जो भी डिसेबिलिटी है, अगर उस डिसेबिलिटी का अगर जो टीचर है वो अवेलेबल है तभी जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, ठीक है। तो ये एक कमी है लैक ऑफ स्पेशल नीड टीचर्स, मतलब स्पेशल नीड टीचर्स की जो कमी है उसके चलते भी जो है एक डिसेबिलिटी इशू जो है इसमें आता है मतलब कंप्यूटर को जब हम पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं यूज़ करते हैं। तीसरा है लैक ऑफ सपोर्टिंग करिकुलम। इसमें क्या है कि जो क्यूरिकुलम यानी कि जो पाठ्यक्रम है ना वो इस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए कि जिससे फोकस हो सके इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स जो समावेशी शिक्षा है उस पर फोकस हो सके, ठीक है। ओके जहाँ पे जो भी हमारा पाठ्यक्रम है वो इस तरीके से सेट किया जाए कि उसमें जो डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स हैं उनकी नीड्स का भी जो है ध्यान रखा जाए। ओके तो ये हो जाएगा। उसके बाद इसके सॉल्यूशन है। अब वो आपसे डायरेक्ट इश्यू पूछ सकते हैं, तो ये तीनों इशू आपको बता देने हैं। और कुल क्वेश्चन जब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो देन आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कैसे पूछ सकते हैं। देखिए स्कूल मस्ट वर्क टुवर्ड्स मेकिंग अवेलेबल द रिक्वायर्ड टीचिंग एड मटेरियल्स टू फुलफिल स्पेशल नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स। वही है कि जो भी उनकी जो नीड्स है उनको पूरा करे। स्कूल मस्ट एम्प्लॉय स्पेशल नीड्स टीचर, मतलब स्कूल जो है उन्हें जो है एम्प्लॉय रखे स्पेशल नीड्स टीचर्स को, कि जिस टीचर की ज़रूरत है उन सभी को जो है वो टीचर रखे। शुड ऑल्सो ट्रेन अदर टीचर्स, मतलब साथ साथ अदर टीचर्स जो हैं उनको भी इस तरीके से ट्रेन करे कि किस तरीके से जो है स्पेशल नीड्स वाले जो स्पेशल नीड्स स्टूडेंट्स होते हैं उनको उनसे किस तरीके से इंटरेक्ट करना है। एक तो वो टीचर रखनी है, साथ में जो अदर टीचर हैं उनको भी जो है ये सिखाया जाए कि कैसे उन बच्चों से बात करनी है, ठीक है। तो ये एक सॉल्यूशन जो है इसका दिया गया है। एक्सपेंशन ऑफ, ओके यहाँ पे कुछ टर्म दी गई हैं जिनकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, जैसे आईपीआर है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, फोर्स फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जीपीएल जनरल पब्लिक लाइसेंस, ओएसएस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, एफएसएफ फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन और डीआरएम होता है डिजिटल राइट मैनेजमेंट। तो ये कुछ एक्सपेंशन है कॉमनली यूज टर्म्स की। तो यहाँ पे आके हमारा जो सिलेबस है वो हो जाता है कंप्लीट। तो ये एक बार आप देख भी सकते हैं कि हमने कुछ इसमें से स्किप तो नहीं किया है। तो देखिए वेट एक मिनट, इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए डिजिटल फुटप्रिंट हमने पढ़ा था, दो तरीके का, एक्टिव और पैसिव। तो यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट जो है हो जाता है, ठीक, ये कंप्लीट हो जाता है। देन डिजिटल सोसाइटी में हमने 3 तरीके के एटिकेट पढ़े थे, नेट एटिकेट, कम्युनिकेशन और सोशल मीडिया एटिकेट, ये भी कंप्लीट। डाटा प्रोटेक्शन में हमने आईपीआर में पढ़ा था कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क क्या होता है, वायलेशन ऑफ आईपीआर क्या होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है और लाइसेंसिंग 3 तरीके की, क्रिएटिव कॉमन, जीपीएल और अपाचे पढ़ी थी। तो ये कंप्लीट हो गया। साइबर क्राइम में हमने हैकिंग पढ़ा, इवाज़ पढ़ा, फिशिंग पढ़ा, फ्रॉड ईमेल्स पढ़ा, रैंसमवेयर पढ़ा, ठीक है। प्रिवेंटिंग साइबर क्राइम से कैसे बच सकते हैं, मतलब एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, किसी भी लिंक को ओपन ना करें, तो सारे मैंने आपको बताए थे। साइबर सेफ्टी में सेफ्टी ब्राउजिंग द वेब, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी, साइबर ट्रोल क्या है, बुलिंग क्या है, ये पढ़ा हमने। सेफली एक्सेस कैसे कर सकते हैं, मालवेयर वायरस किस तरीके से जो है इनसे बच सकते हैं, वो भी हमने देखा था। ई वेस्ट मैनेजमेंट हमने पढ़ा, आईटी एक्ट पढ़ा, एंड देन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, जेंडर एंड डिसेबिलिटी इशू जो है हमने अभी पढ़े हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट यहाँ पे हो जाता है। अब देखिए ज़्यादा पढ़ने को आप कितना भी इसमें थ्योरी पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ अपने पेपर तक ही पढ़ना है कि जस्ट हमें पता हो कि इसमें ये होता है। बाकी हम क्वेश्चंस में जब करेंगे तो सिर्फ वहाँ पे आपको एक आइडिया मिल जाएगी कि कैसे क्वेश्चन है जो यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।